स्पेशली लोग समझते थे कि जब से तालिबान गवर्नमेंट आई कि डेफिनेटली पाकिस्तान की एक मॉरल सपोर्ट रही है। ओपन मार्केट से आप खरीद सकते हैं अगर आपने ट्रैवल करना हो, आपके बच्चे की तालीम हो, आपकी हेल्थ के इश्यूज हो। मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड की तरह ना पैसे लगेंगे, सिंपली आपने घर में बैठ के अपना मुआयना करना है। यानी अगर हम अपनी जबान में इस्तेमाल करें तो जुगाड़ एग्जैक्टली मेरे पास इंटरनेट है, मैं खुद से कमा सकता हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है डिग्री की। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और आज की खूबसूरत सुबह आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, हर सुबह हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम जिंदा हैं, लेकिन हम जिंदा किस लिए हैं ये पता लगाना हमारा काम है। आज की इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मफहूम के साथ करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो शख्स है जो तुम्हें इस दुनिया में लाया, दूसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें इल्म दिया। और मजीद फरमाया कि इनमें सबसे अफजल तुम्हारे लिए वो है जिसने तुम्हें इल्म दिया। जी नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे में उस्ताद के अहम किरदार को उजागर करना है, और मेरे ख्याल में उस्ताद का मकाम और मर्तबा जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के इस मफहूम से हमें मिलता है, ऐसा बयानिया और कहीं पर नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी जो पहली वही नाजिल फरमाई वो थी इक़रा, यानी पढ़ने को ही तरजीह दी गई है, और इसका बड़ा ही मकाम है इंसान की ज़िंदगी में और इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। ये आज की खूबसूरत बात अगर हम अपने पल्ले से बांध लें तो हम यकीनन दुनिया में तरक्की कर सकते हैं एक मरतबा फिर। अब नाज़रीन, बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब और देखते हैं आज क्या ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में हम आपके साथ तबसरा और तज्जिया करने वाले हैं। गैर मुल्की मुकीम अफगानियों को 26 दिन बाद पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में सख्त फैसले। अफगान हुकूमती तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को तैयार। आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेला आज से सजेगा। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, 48 मैचेस होंगे। गूगल ने डूडल आईसीसी वर्ल्ड कप के नाम कर दिया। मां बाप तुम्हें पैदा करते हैं मगर उस्ताद तुम्हें शऊर की मंजिलों को तय करवाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दरस तदरीस का मरहला हो या फिर कौमों की तरक्की का राज, यौम असातिज़ा पर खुसूसी सेगमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होगा आज। और बर्निंग आर्ट का मुनफरिद शाहकार, लकड़ी को जलाकर पोर्ट्रेट बनाने वाले शाहिद फजल के काम को हर सू चर्चे हो रहे हैं उनके काम के। पाकिस्तान के पहले बर्निंग आर्टिस्ट शाह फजल आज होंगे हमारे मेहमान। जी नाजरीन, तो ये थी आज की बड़ी खबर। इसके ऊपर हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं ट्विटर की जानिब और देख लेते हैं आज ट्विटर की चिड़िया क्या चहचहा रही है। तो पहला हैशटैग हमारे पास है CWC23, यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप 23। दुनिया क्रिकेट के मेगा इवेंट का आज से आगाज होने जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप टॉप ट्रेंड में शामिल है, और क्यों ना हो भाई, अहमदाबाद का स्टेडियम पहले मैच की तैयारियों के लिए मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया है। मेगा इवेंट के पहले मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड, बल्कि बानिया क्रिकेट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ट्रेंड में सार्फिन अपनी पसंद की टीमों को जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक हजारों सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं, और ये सार्फिन जो हैं वो क्रिकेट के शायकीन भी हैं। इसी से आगे बढ़ते हैं अगले हैशटैग की जानिब, और वो है आईसीसी कैप्टन्स। जी हाँ नाजरीन, आपने देखा होगा कि कल एक बड़े ही जबरदस्त सेगमेंट हुआ जिसमें आईसीसी टीम जितनी भी 10 टीमें हैं उनके कैप्टन्स बैठे हुए थे, और तमाम टीमों के कप्तान मौजूद, बाबर आजम भी वहां पर मौजूद थे, और वर्ल्ड कप कॉम्पिटिटर ये जितने भी मौजूद हैं सबके साथ उन्होंने शिरकत की है। हैदराबाद से खुसूसी तैयारी के जरिए जो है वह अहमदाबाद पहुंचे, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस्तकबाल किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि भारत में खेलने में कोई भी प्रेशर नहीं है, 100% देकर टूर्नामेंट जीतने की
कोशिश करेंगे। और साथ साथ दीगर कप्तानों ने भी जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें की। अलबत्ता रोहित शर्मा थोड़े से घबरी नजर आए जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने एक आईसीसी का फैसला हुआ जो कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान मैच में हुआ और इंग्लैंड को जीत दे दी गई थी किसी मेथड के थ्रू, तो उस पर रोहित शर्मा ने क्यों आवाज नहीं उठाई। और रोहित शर्मा ने कहा भाई हमारा काम खेलना होता है, हमारा काम यह नहीं होता है कि हम सेगमेंट को या पूरे ट्रेंड को फिक्स करें। खैर अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। ट्रेंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। निगरान हुकूमत ने उसूली फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान की जमीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के लिए मजीद पनाहगाह नहीं बनेगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सख्त फैसले हुए और पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी अफगानियों को रजाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान लौट जाने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन भी दे दी गई है, जिसके बाद क्रैकडाउन होगा। इस फैसले का असर काबुल पर भी हुआ है और तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो पॉलिसी पर नजरसानी करें। एक सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर वकास साहब मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सब कराची वाले जानते हैं कि जहां पर गैर कानूनी तौर पर अफगानी मौजूद हैं, आबाद हैं, ऐसे काम भी कर रहे हैं जो कि कानूनी भी हैं और ऐसे बहुत सारे काम भी कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी भी हैं। अब वो सुपर हाईवे के करीब कोई इलाका हो या शहर के बीचों बीच यूनिवर्सिटी रोड पे वाक़ई कोई जगह हो, ऐसे इलाके मौजूद होने के बावजूद भी कार्रवाई में इतनी देर हुई है, आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? आई थिंक इसमें पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं इसमें आई थिंक आई वुड से पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज होता रहा। देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर, फिर मॉरल प्रेशर डेवलप किया जाता है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी आपने देखा है जंप करके आगे। इसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी ट्वीट आपने जिक्र किया। पहले तो मैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो अफगान इधर आए हुए हैं स्पेशली जो इलीगल, तो वी हैव टू स्प्लिट बिटवीन लीगल एंड इलीगल। तो ये इसकी मेन वजह तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है। अगर आप कंफर्टेबल हैं एंड मतलब अफगानिस्तान में अगर आप लेट्स से वुमेन राइट्स और बाकी चीजों का ख्याल करते हैं तो आई एम श्योर काफी लोग वापस जाएंगे। तो ये लोग वो जो परेशान होकर वहां से आए, सो दे शुड बेसिकली लुक एट देयर गवर्नेंस स्टाइल। अभी आ जाते हैं कि जो थोड़ा सा विल गो इनटू हिस्ट्री के 3 बड़ी वेव्स आई अफगान रेफ्यूजीज की और पाकिस्तान ने इनको अकोमोडेट किया। टाइम वी फॉरगेट इट के पीक पे ये 5 मिलियन थे, यानी 50 लाख थे जब सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जहाद हुआ और उसके बाद फिर डेफिनेटली आना जाना लगा रहा, फिर कम हो गए। फिर अमेरिकन जब ऑक्यूपेशन हुई और उसके बाद विड्रॉल हुआ, 2 डेकेड वो वहां पे टिके रहे। तो फिर जो है थर्ड वेव आई, बीच में सेकंड वेव थी जब तालिबान की फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी। तो उसमें भी अभी एक एस्टिमेट जो दिया है आई थिंक फराज बुक्टी साहब ने, दैट इज क्लोजर टू 7 से 8 लाख और बाकी इलीगल मिला लें तकरीबन 14 से 17 लाख इलीगल हैं। फिलहाल पाकिस्तान को लीगल जो रेजिडेंट हैं जो बड़े अरसे से रह रहे हैं, दे हैव आई थिंक डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे इशू नहीं है। इशू है ये तकरीबन 14 से 17 लाख जो इलीगल अफगान है। और इसके अंदर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी जिस पे आई थिंक वी कैन डिस्कस कि उनका क्या फर्ज बनता है। सो ऑल टोल्ड पाकिस्तान सफर कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान हैज बिकम अ माफिया कॉरिडोर और इसके अंदर डेफिनेटली हमारे अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन टेररिज्म की अगर आप वेव देखें उसके अंदर स्लीपर सेल्स हैं और जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है तो उसके अंदर स्नीक अटैक्स हो सकते हैं। तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि ह्यूमन राइट्स जो हैं बाकियों के तो हैं लेकिन शायद पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब, आईडीपीस को लेकर के जो लॉज बनाए गए इंटरनेशनली उसे फॉलो करते हुए हमने जो है ये एक वार्निंग जारी की है जो गैर मुल्की अफगानी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए। एक और मसला सामने आता है कि ये अपने NICs जो हैं, जो देखिए नेशनल हमारे जो शनाख्ती कार्ड है, ये इन लोगों ने जो है वो किसी तरीके से बनवा लिए हैं। तो क्या अब ये भी एक इम्कान दिया जा सकता है, एक तासुर दिया जा सकता है कि ये वोट भी डालेंगे? जी ये तो हुआ है एक्चुअली। ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इशू। इसमें अगर आप देखें क्वेटा में और बलूचिस्तान के जो स्पेशली पश्तून बेल्ट है और इसी तरह से KP में, इसमें डिलिबरेटली इस चीज को एनकरेज किया गया। सावधान है, अगर आप देखें एथनिक स्टॉक भी वही है, लैंग्वेज भी किसी हद तक है, सिमुलेशन है और हमारे भाई बहन है, मतलब दे आर रिफ्यूजीज बिल्कुल। अगर आप इसका आई थिंक मिसाल लेना चाहे तो मवाखात जब कायम हुई, मक्का से मदीना हिजरत हुई तो वहां पे एक सिस्टम बनाया गया था लेकिन पीपल वर लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो पाकिस्तान ने तो मेरे ख्याल मवाखात का इतनी बड़ी मिसाल, इसका इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 50 लाख बंदा फॉर 50 years किसी भी कौम ने आई वुड से इतना लोड बर्दाश्त नहीं किया। तो हम ब्रदर एंड सिस्टर्स ही सामने थे। इशू भी आ रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पे जब पॉलिटिकल लीडरशिप है,
कुछ पार्टियों की, स्पेशली जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने बाकायदा जो आपने पॉइंट आउट किया शनाख्ती कार्ड बनवाएगा, बिकॉज में वोट बैंक का सारा चक्कर है और इसमें जो कुछ सिस्टम्स आपके उसमें लूप होल्स हैं तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन आई थिंक इस पे अभी जो बातचीत है, लोग प्रॉब्ली समझ रहे हैं कि वार्निंग टाइम कम है, इस पे 1-1.5 साल से काम हो रहा था। डाटा सारा बड़ा क्लियर है और आई थिंक दी हायरार्की इज वेरी क्लियर। जब डिसीजन हो गया तो किस किस को रिपोर्ट करना अच्छा है। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर एक बात और जो है वो आती है, सॉरी आपको कट कर रहा हूं मैं, मुझे ये बताइएगा कि आवाम यही जानना चाह रही है कि एपेक्स कमेटी का अभी जो इजलास हुआ है मंगल के रोज, उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं, जिसके अंदर एक ये नवंबर 1 की जो है वो मुफ्ती साहब ने तारीख भी दे दी है कि जी हमने अल्टीमेटम दे दिया और इस तारीख को जो है वो निकालना है। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो इजलास हुआ, इसमें हालिया दिनों में जो मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर आई है और जो पैदर पे हमले हुए हैं जगह जगह पे, फोर्सेस पे भी हुए, क्या इस चीज को हाईलाइट किया गया है और इसे मद्देनजर रखते हुए इन्हें निकाला जा रहा है? जी आई थिंक एक तो ये बड़ा फैक्टर है जिससे हमने कहा टेररिज्म, स्पेशली लोग समझते थे कि जब से तालिबान गवर्नमेंट आई कि डेफिनेटली पाकिस्तान की एक मॉरल सपोर्ट रही है और वी वर लाइक पाकिस्तान वाज थिंकिंग कि जी जब आएंगे तो कम से कम वेस्टर्न बॉर्डर तो सिक्योर हो जाएगा, जो हुआ नहीं। और अफगानिस्तान में हमेशा ये नेगेटिव लीवरेज इस्तेमाल हुआ पिछले 50 साल, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अशरफ गनी की थी, करजई की थी, तालिबान की पहली गवर्नमेंट, तालिबान की दूसरी गवर्नमेंट। अभी आ जाते हैं, थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दें, ये है कि जब अमेरिकन यहाँ से विड्रॉल हुआ और एक्सोडस हुआ अफगान शहरियों का, उसके अंदर कुछ प्लेजेस थी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी की हैं। अभी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और अफगानिस्तान से और इंटरनेशनल कम्युनिटी शोर मचा रही है, दे हैव टू एक्चुअली नाउ वॉक द टॉक। इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें, जब तालिबान की अपनी रजीम थी, फिर चेंज हुआ, एक हायरार्की बदलती है, अमेरिकन आ गए, एक और गवर्नमेंट आ गई, सो देयर इज अ सिविल सर्विस, पुलिस, बिजनेसेस और एक नई एलीट क्रिएट होती है। और अभी दिस इज द 4th टाइम जो फिर चेंज हुआ है, तो इसका मतलब तालिबान की गवर्नमेंट में अभी जितने भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, डिप्लोमेट्स थे, आपको पता है इनकी एम्बेसियां भी बंद हो रही हैं, दिल्ली में भी इनको बंद करना पड़ा बिकॉज एम्बेसडर ही पोस्ट नहीं कर सके। सो इसका मतलब है जो एलीट थी अफगानिस्तान की वो वहां से निकली एंड देन दे वर प्रॉमिस बिकॉज दे वर वर्किंग वेरी क्लोजली विद नेटो। अच्छा, उसमें फिगर्स थोड़े से मैं आपको दे देता हूँ। यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया था 2,71,000 हम एब्जॉर्ब करेंगे प्रायोरिटी 1 में, और यूएस में इट इज समवेयर बिटवीन 200,000 टू 250, और फिर कुछ और ममालिक थे, आई थिंक उसमें मिडिल ईस्ट भी था और लेट्स से यूरोप के कुछ और इलाके होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन ये एक बड़ा फिगर है कि तकरीबन इन्होंने 6 से 7 लाख बंदा अब्जॉर्ब करना था थ्रू अ प्रोग्राम। और उसमें ये वो है जो आए पाकिस्तान में, उनको आगे 3 महीने का वीजा प्रोसेस होगा, हम वेट करेंगे एंड देन अंदाजा कर लें कि यूरोपियन यूनियन में इस वक्त 2,71,000 में से 271 बंदा टोटल इन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है, जो बहुत ही क्लोज थे। सो इट्स काइंड ऑफ जोक कि आप जो है आए, आप ऑक्यूपाई करें, यू क्रिएट अ प्रॉब्लम और बाद में आप चले जाएं एंड देन प्लेजेस दे के और लोग इस उम्मीद पे रहें। आपने देखा होगा जहाजों के साथ लटक के बेचारे लोग मारे गए। अच्छा, इसके साथ साथ फिर दूसरी वेव चली साथ साथ, जिसमें अदर देन जिनको स्पॉन्सरशिप थी वो लोग, तो आप इस्लामाबाद पेशावर की किसी भी स्ट्रीट में चले जाएं, आपको 5-6 वन फैमिली नजर आएंगी। सो आई थिंक इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रियलाइज करना चाहिए। तो ये जो डेडलाइन है, इट इज आल्सो फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी के भाई साहब, आप अपनी प्लेजेस को पूरा करें जो आपने प्रॉमिस किया था। और आई थिंक अगर देखा जाए, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की कि एक पाकिस्तानी की भी जान और इज्जत जो है ना, हमें किसी के भी नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अजीजर होना चाहिए। बिल्कुल, देखें किस तरीके से भी कनाडा फाइट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, अपने एक शहरी की हलाकत पे उन्होंने मतलब तकनी का नाच नचा दिया। So I think स्टेट बिल्कुल ऐसा ही है ब्रिगेडियर साहब, यही बात है कि जब कनाडा में एक उनके शहरी की जो है वो वहां पर हलाकत होती है, तो कनाडा जो है वो पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर के इंडिया के खिलाफ हो जाता है, उनके सिफारती ताल्लुकात खत्म कर देता है, उन्हें वापस भेज देता है और बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस हैं जो कि वो लगाने के लिए सोच भी रहा है। और पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई धमाका हो रहा होता है, जिसके ऊपर एलिगेशंस अगर लगाए जाएं तो ये इंडिया की सपोर्ट से ही ये काम जो है वो किए जा रहे हैं। और अफगानियों का तो सिर्फ फेस जो है वो आगे रख दिया जाता है, बैक एंड के ऊपर ये सबको ही पता है कि जी कौन ये करवाता है इनसे और कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है। ये सारी चीजें जो है वो कई मरतबा सामने आ चुकी हैं। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप, ये जो दोहरा निजाम है? आई थिंक जब आप स्पेस देंगे, लेट्स से कोई भी सिस्टम जब डिस्टेबलाइज होता है, वेदर इट इज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है या आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें फिर आप कहते हैं स्पेस क्रिएट होती है फॉर लेट्स से होस्टाइल एजेंसीज। और डेफिनेटली आपको दुश्मन तो फायदा उठाएगा,
उसमें डिस्पाइट के यही तालिबान वो हैं जिनको इंडिया इनके अगेंस्ट हथियार देता रहा, अशरफ गनी वगैरह को, और आज बड़ी कोजिंग रिलेशनशिप की कोशिश की जा रही है इंडियन डिप्लोमेट। तो रिसर्च एनालिसिस विंग के तो भी आपने देखा डेथ स्क्वाड यूके में फिर रहे हैं, दे आर इन कनाडा, और अभी ये परेशानी लगी वेस्ट को कि भाई अमेरिका में आके लोगों को मारना शुरू कर देंगे तो दे हैव टू बी स्टॉप। तो इसका मतलब है कि सपोर्टिंग टेररिज्म या कंडक्टिंग असैसिनेशन, इट इज पार्ट ऑफ रिसर्च एनालिसिस विंग्स उसका जो मेथोडोलॉजी है। तो 100% अभी आई एम श्योर अभी जब ये जो कुछ कुलभूषण का केस है जी, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए और वहां पे जाके फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के हक में डिसीजन हुआ कि जी बिल्कुल आप ट्रायल करें, और आपने पकड़ा इनका सर्विंग कमांडर ऑफ द नेवी। सो इसके शर्म शेख में इनके डोजिया दिए गए, गिलानी साहब ने आई थिंक जो है इनके प्राइम मिनिस्टर को मनमोहन सिंह को दिए थे, जिसमें प्रूफ थे, लेकिन वही है डिनायल है। अभी इंडिया तो कनाडा को भी डिनाई कर रहा है जी कि हमने तो नहीं किया, डिस्पाइट के उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इंडिया का डेफिनेटली है, बिकॉज दे वुड लाइक टू क्रिएट जो स्पेस बनी हुई उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। बिल्कुल तो हमारे लिए इंडिया ने जो है वो यही हठधर्मी जो है वो इख्तियार की हुई है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इस बारे में जो है वो आपकी कीमती राय से जो है वो हमें आरा किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये कर रहा है इंडिया, और अब इंडिया के अंदर एक और इवेंट भी होने जा रहा है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं जी। आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला मैच आज होगा, दुनिया के मकबूल तरीन गेम का मेगा इवेंट, और इस मेगा इवेंट में पहला टकराव जो क्रिकेट का होने वाला है वो क्रिकेट के बानी इंग्लिस्तान का अपने सबसे करीबी इत्तेहादी न्यूजीलैंड से होगा, और मार्का सजेगा अहमदाबाद के खूबसूरत स्टेडियम में। यह मैच हिंदुस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, यानी हमारे 2 बजे के करीब जो है ये मैच शुरू होने वाला है। दोनों टीमें ही मैच जीतने के लिए पुरअज़म है, लेकिन देखते हैं कि अहमदाबाद का मैदान किसके लिए जो है ये आगे बढ़ेगा। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद उवैस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो जनाब। आज के मैच की तैयारी आपकी हो चुकी है, किस टीम को फेवरेट करार दे दिया है आपने? तैयारी तो कल हमारी वैसे स्टार्ट होगी जब हमने किक ऑफ करना है नेदरलैंड्स के खिलाफ, लेकिन वर्ल्ड कप है, बड़ा स्टेज मैच है यहाँ पर। आज भी तगड़ा मैच है क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है जिस तरीके से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है इस पूरे फॉर्मेट के अंदर, आपने देखा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स है, क्योंकि अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें वर्ल्ड कप की तो वो टीम है जो कि ऑलमोस्ट सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक तो पहुंचती ही। अनफॉर्चुनेट है कि बड़ा कम वो टूर्नामेंट जीतती है, लेकिन इंग्लैंड आपको पता है लिमिटेड ओवर्स में जिस तरीके की टीम है, क्योंकि बड़ा एक फायर पावर रखती है अपनी बैटिंग ऑर्डर के अंदर, अपनी बॉलिंग यूनिट के अंदर, आपको पता बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती है। लेकिन थोड़ा सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्योंकि एक न्यू स्टेडियम है, न्यू वेन्यू है टीम्स के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन जो विकेट है वो ज्यादा सपोर्टिव बैट्समैन का, उधर ज्यादा कुछ खास अहमदाबाद की विकेट सेम इसी की तरह होगी हैदराबाद जहां पर पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, जो प्रैक्टिस मैचेस में ज्यादा सपोर्ट बॉलर्स के लिए नहीं होगी, जो बैट्समैन है वहां पर रन स्कोरिंग ज्यादा होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो न्यूजीलैंड के जो पेस अटैक और खास करके इस सऊदी वगैरह की बात करूं, वो आपको पता है स्ट्राइकर है उनके स्पिन यूनिट के अंदर, वो किस तरीके से टैकल करते हैं इंग्लिश फायर पावर को, क्योंकि इंग्लैंड की आप बैटिंग ऑर्डर को तो देखें तो उनके पास ज्यादा फायर पावर मौजूद है जो कि बड़ा स्कोर करना भी जानती है। उनके पास जरूर स्टोक्स का थोड़ा बहुत एक आ रहा है उनके पास फ्लो के, स्टोक्स शायद आज का मैच ना खेल पाए क्योंकि स्टोक्स को इंजरी हुई हुई, और स्टोक्स का देखने वाली बात होगी कि आज का मैच वो खेलते नहीं, क्योंकि उन्होंने कैप्टन ने भी ये कहा था इंग्लैंड के मैच के दिन हम बता सकेंगे कि स्टोक्स उनसे फिट है नहीं है मैच के लिए। तो ये थोड़ा वापस तो आ चुके हैं और शायद आज के लिए अवेलेबल भी उन्हें रखा गया है, लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि वो खेलने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो खेलने के लिए आते हैं और वो 100% फिट होकर आते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा आज इंग्लैंड की टीम के लिए। देखिए दोनों चीजें हैं, खाली स्टोक्स की बात तो ऑब्वियसली वो एक लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, लेकिन दोनों देखें ना आप, न्यूजीलैंड को भी देखें और इंग्लैंड को देखें, दोनों इंजरी प्रोन है इस वक्त। केन विलियमसन आपको पता है कि पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि वो कैप्टन नहीं कर रहे थे, टॉम लेथम को उन्होंने भेजा था वार्म अप मैच के अंदर, तो उनका भी एक चीज हो रही है क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, सबकी नजरें उन पे होंगी। वो एक बड़ा मुझे अच्छा लगता है कप्तान, क्योंकि ठंडा कप्तान है, कभी प्रेशर में मैंने उसको देखा नहीं है। स्टोक्स का रहा सवाल, आपको पता है स्टोक्स जो एक फायर पावर इंग्लैंड को बीच में देते हैं ऑलराउंडर की हैसियत से, और खास करके लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। जहां पर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स चाहिए स्टोक्स आपको खेल के देते हैं, एग्रेसिव इनिंग्स चाहिए वो भी वो आपको प्लस पॉइंट जो है वो इंग्लैंड की टीम को पहुंचाते हैं। लेकिन इंग्लैंड का जो मैंने आज तक जो पूरा दारोमदार देखा है, जब से उन्होंने एक डायनेमिक साइड आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में नजर आती, थोड़ा सा पहले चले जाए तो आपको याद है हम टेस्ट मैच की ज्यादा बात करते थे, व्हाइट बॉल में इंग्लैंड इतना नजर नहीं आता था। लेकिन इंग्लैंड का जो मैंने भी रिसेंटली देखा उसमें एक चीज थोड़ी सी स्टिल अभी भी है कि अगर आप केपेबल हो जाते हो, जो कि वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने भी किया था, अगर आप जल्दी आउट करने में कामयाब होते हो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को,
तो इंग्लैंड अंडर प्रेशर आपको जरूर नजर आता है, जरूर लंबी टेल है उनकी, मोइन अली तक आपको पता है बैटिंग मौजूद है, वोक्स भी बैटिंग करते हैं सारे, लेकिन आप अगर जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हो तो आप काफी हद तक उन पे प्रेशर डालने में कामयाब हो जाओगे, साइकोलॉजिकली जो है वो उन पे प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, आपने जिक्र किया पिच का कि ये बैटिंग पिच जो है वो तैयार की गई है, मुझे बताइएगा ओवैस कि ये बैटिंग पिच जो है वो इंडिया की रीत, ये रिवायत क्यों रही है कि वो बैटिंग पिच तैयार करते हैं? क्या इसकी वजह यह है कि उनका भी स्ट्रांग होल्ड जो है वो बैटिंग पर ही है, इस वजह से वो कर रहे हैं, लेकिन सामने अगर कोई तगड़ी टीम आ जाएगी तो उसका नुकसान नहीं होगा इन्हें? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर जो सिनेरियो है कि इंडिया ने जो आज तक वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड कप से पहले भी आप देखें जो मैचेस खेले हैं इंडिया ने जीते हैं वो अपने होम सॉइल पे ज्यादा जीते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें भी मसला ये थोड़ा सा रहा है इंडिया का हमेशा कि इंडिया जो है वो ओवैस ने बताया जैसे कि इंग्लैंड जो है वो बड़ा घबरा जाता है जब उसकी विकेटें गिरनी शुरू हो जाती हैं। खैर, ये सिर्फ इंग्लैंड का ही काम नहीं है, ये पाकिस्तान में भी होता है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जब आउट होने शुरू होते हैं तो वो ऐसे आउट होते हैं जैसे वो बॉलिंग का गेम होता है और कोई बॉल फेंके और फिर बोतलें जो गिरने लगती हैं इस तरह से गिर जाते हैं। जी ओवैस, बताइएगा। इसमें ये थोड़ा सा इंडिया की मैं जो बात कर रहा था आपसे कि इंडिया ने काफी हद तक अपने जो मैचेस हैं होम सॉइल पे खेले, और इंडिया उसमें आपको देखा होगा कि इंडिया जीतता भी बहुत ज्यादा आया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट है कि एक जो स्टैंडर्ड था बॉल एंड बैट के बीच में जो आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो वो तो खत्म होती जा रही है, बल्कि खत्म हो चुकी है T20 क्रिकेट की वजह से। शायकीन क्रिकेट हो जाए चाहे ICC हो जाए, वो यही चाहता है कि ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हो, वो स्कोरिंग चेज भी हो, थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट रहे टूर्नामेंट के अंदर, जो कि वजह बनती है बॉलर्स को बेचारे वो स्लो एंड स्टडी आप देख रहे होंगे बॉलर्स भी नीचे डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं। जो विकेट्स हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप खेला जाना है बड़ी ट्रिकी विकेट्स हैं, खास करके पाकिस्तान को लेके। अगर मैं दोनों इनिशियल मैचेस की बात करूं तो वो आपके मैचेस रोड विकेट के ऊपर है, जो कि हम अपने लोकल लैंग्वेज में फट्टा विकेट कहते हैं, जिसपे दोनों मैचेस हैं। उसके बाद जो आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है अहमदाबाद में, जहां पर आज मैच हो रहा है, वो भी रोड विकेट है, वहां पर हाई स्कोरिंग गेम होगा। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच पाकिस्तान ने खेलना है वो बाउंसी ट्रैक के ऊपर है, क्योंकि जेन में उनकी ये बात थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास पेस बैटरी मौजूद है जो कि डिस्टर्ब कर सकती है पाकिस्तान को। उसके बाद आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है वो स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर है। तो ना ये चीज जो सी है साइकोलॉजिकली बड़ी उन्होंने तरीके से पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ कि पूरे टूर्नामेंट का स्केड्यूल यहाँ पर बना के दिया हुआ है। लेकिन देखिए, विकेट जैसी भी हो, डे बड़ा डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम जो सी अगर उस दिन परफॉर्मेंस उनकी बड़ी जबरदस्त होती है, जो पिछले मैच में आपने देखा जिस तरीके से हमारी टीम ने परफॉर्म किया था वार्म अप मैच के अंदर, आपको टीम का जेलअप अच्छा लग रहा है, टीम का बैटिंग यूनिट परफॉर्म कर रहा है। रहा सवाल से वो आपके पेस बैटरी का है, स्पिन बैटरी का। पेस बैटरी में सबसे बड़ा इस वक्त जो क्वेश्चन है वो मुझे यही है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरे एंड पे कौन सा बॉलर आपका साथ देगा, जो हंटिंग इन पेयर्स की हम बात करते हैं। तो हारिस के अलावा इस वक्त शाहीन के साथ कौन सा ऑप्शन है, आपको कुछ दिख रहा है? मेरे ख्याल में तो हारिस और शाहीन का ही कॉम्बो आएगा। हसन अली के अलावा तो आपके पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन मैं यही बात करता हूँ कि बहुत से लोग शायद मुझसे इस चीज से डिसएग्री भी करें, लेकिन मैं नसीम शाह को हमेशा शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा रेट करता हुआ हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉल को हैंडल करते हैं और जो इकोनॉमी रेट अपनी मेंटेन करके रखते हैं, वो बड़ा एक साइकोलॉजिकली और प्रेशर बिल्ड करती है दूसरी टीम के ऊपर, जो कि शाहीन शाह अफरीदी में थोड़ा सा मैंने देखा है। अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करे, बड़े फास्ट बॉलर है, नोन टू गेट विकेट्स इन दी इनिशियल ओवर्स, लेकिन जहां पर वो दो तीन ओवर्स में अगर वो विकेट लेने में कामयाब नहीं होते तो पैनिक बटन उनको ऑन हो जाता है। उस पैनिक बटन को कंट्रोल करने के लिए दूसरे एंड पे या जो फर्स्ट चेंज पे जो बॉलर्स आएंगे वो बड़ा डिपेंडेंसी उनके ऊपर होगी कि वो किस तरीके से इनका साथ देते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया ओवैस के नसीम का जो बॉल है वो हवा में स्विंग भी नजर आता है, सीम भी नजर आता है, लेकिन शाहीन का जो बॉल है वो मोस्टली आपको जो है वो विकेट पे पड़ता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से उन्हें चांस कि वो विकेट ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे ओवैस। नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। दुनिया बोल है में आपसे मुलाकात होगी राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब हमारे पास जो है एक बड़ी ही ज़बरदस्त आपके लिए खबर है। ज़बरदस्त तो मैं उसे नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, और नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिन लोगों ने बैंक्स में पैसे जो हैं वो रखवा रखे हैं। जी हाँ, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर साहब का एक बयानिया सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 5 लाख से कम रकम
जिसके भी बैंक अकाउंट में होगी वो सेफ है, यानी 5 लाख तक की रकम जो है वो सेफ है, और उससे ज्यादा अगर रकम होती है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक या कोई भी इदारा जो है वो नहीं लेगा। अब ये क्या बात हुई है, इसे किस तरीके से समझा जा सकता है? एक आम जहन में तो ऐसा समझा जा रहा है कि जी 5 लाख से ज्यादा रकम हुई तो उस पर किसी तरीके से या तो कब्जा कर लिया जाएगा या उसे टैक्स की मद में या किसी भी मद में हासिल किया जा सकता है। ये एक आम जहन की बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत क्या है और इस बयानिए का असल मकसद क्या है, यही जानने की हम प्रोग्राम में आज कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो बयानिया आया है डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक साहब का कि जी 5 लाख तक की रकम तो सेफ है, उससे ज्यादा की रकम जो है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये किस जमरे में आया और ये क्या सिनेरियोज होते हैं ऐसे जिसके अंदर ये जिम्मेदारी जो है वो उनके पास से हट जाती है? देखें, ये एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन। ये एक सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। दुनिया भर में भी इस तरह होता है। आपकी जो सारी रकूम है वो गारंटीड नहीं होती बैंकों में, बट छोटे डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक हद तक रकम प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरा ख्याल है 94% जो डिपॉजिट्स हैं वो अंडर 5 लाख हैं। तो इसका मतलब है कि 94% डिपॉजिट्स जो हैं वो तो इस वक्त इस कंफर्ट जोन में है कि अगर उनका बैंक, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के बैंक इस वक्त सब ठीक चल रहे हैं, ऐसी कोई डोमेस्टिक सतह पर ऐसी चीज नहीं है। हमारी एक्सटर्नल इश्यूज अपनी जगह, इवन जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो पाकिस्तान का जो बैंकिंग निजाम था वो ठीक चलता रहा था। तो एक तो बिल्कुल लोग कंफर्टेबल रहे, ऐसी कोई मतलब चीज। कोविड में भी ये तासुर दिया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। तब भी नहीं हुआ, वो कायम रहा। इसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं, उनको देखता है स्टेट बैंक। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अलार्मिंग चीज स्टेट बैंक ने ऐसी लिखी हो या एटलीस्ट मैंने पढ़ी हो। सो अगर 94% ऑफ द टोटल बैंक डिपॉजिट्स आर अंडर 5 लाख रुपीज एंड आर प्रोटेक्टेड, तो ये तो एक लोगों को इसको दूसरी तरह पोर्ट्रे करना चाहिए कि बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मौजूद है। सो वो जो 6% लोग हैं वो तो ऑब्वियसली आप जैसे माशाल्लाह एंकर्स हैं जो अपनी रकूम रखते हैं, या हाई पेइंग लोग हैं जिनकी रकूम है। नहीं सर, हम बहुत गरीब लोग हैं। मैं आपके साथ अपना अकाउंट शेयर करूंगा डिटेल, हम इतने पैसे नहीं लेते। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि जी 94% जो है वो लोगों के पास ये अकाउंट सेफ हैं, और सिर्फ महज 6% लोग हैं जिनको इस चीज़ की टेंशन होती है, और उनके 6% के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि इसके साथ साथ हमने ये देखा है डॉलर बहुत तेज़ी से नीचे आया है, गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो चुके हैं और काफ़ी कंट्रोल में आ गए हैं। ये एक अच्छा साइन है मईशत के लिए इलेक्शन से पहले। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन तक मामला और बेहतर हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई थी डॉलर की, जिसको आप ग्रे मार्केट कहेंगे। ये एक इलीगल इलिसिट मार्केट थी। इसका मतलब ये था कि नो योर कस्टमर किए बगैर आप 1 करोड़ रुपया ले जाइए और बाहर खड़े होकर उसको डॉलरों में तब्दील कर लीजिए। ये पाकिस्तान का निज़ाम इजाज़त भी नहीं देता इसकी। रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक भी एक ओपन मार्केट है और एक मार्केट है जो इंटर बैंक है, जिसमें लाइसेंस्ड प्लेयर्स हैं। ओपन मार्केट से आप खरीद सकते हैं अगर आपने ट्रैवल करना हो, आपके बच्चे की तालीम हो, आपकी हेल्थ के इश्यूज हों। ये सब कुछ देखते हुए, और सबसे बड़ी ये जो ग्रे मार्केट थी ये फीड कर रही थी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो $4 अरब से $6.7 अरब पे चला गया। कई चीजें वहां जा रही थी ऐसी जो कि अफगानिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं होती और वापस पाकिस्तान आ रही थी बगैर टैक्स पे किए हुए। दूसरी, डॉलराइजेशन हो रही थी बहुत बड़ी। लोग रुपए में अपनी जो रकूम थी वो रखने की बजाय वो डॉलराइज कर रहे थे। रुपए में जो आप कहेंगे कॉन्फिडेंस था वो लूज हो रहा था, सेंटिमेंट भी तब्दील हो रहा था। ये उस वक्त हो रहा था जब मैंने अपने बैंक पे पैसे रखे हुए हैं और मुझे 21% मुनाफा मिल रहा है, हर महीने की पेमेंट हो रही है। ये भी उसको संभाल नहीं पा रहा था, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रिक्वायर्ड थे, रिट ऑफ द स्टेट एग्जर्ट करनी रिक्वायर्ड थी, बिकॉज वो एक कारोबार इरेगुलर हो रहा था। रेगुलर कारोबार के लिए रेगुलेटर को करना चाहिए था ये काम। मैं तो इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के परव्यू में डालता हूं कि उनको मनी चेंजेस को जाके देखना चाहिए था कि ये काम जो है वो नहीं होना चाहिए। चले, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया, ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट ने उसको स्पीयरहेड किया, फिर स्मगलिंग रोकी अक्रॉस द बॉर्डर। जब ये सब कुछ आपने संभाला तो जो रुपए की डॉलराइजेशन थी वो रुकी, जो अजनास लोग उसमें पैसे लगा रहे थे वो काम रुका। चीनी 200 से 160 रुपए आई,
जो इस वक्त रुपया है वो 13% के करीब ओपन मार्केट में और 7% के करीब इंटरबैंक में मुस्तहकम हुआ, तीसरी मार्केट तो एलिमिनेट हो गई। पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। अब इसको आपने स्ट्रेंथन करना है पॉलिसी मेजर्स के साथ, जिसका मतलब यह है कि इंटरबैंक में डॉलर फ्लोज बढ़ने चाहिए। जो आपने प्लेजेस बाहर से किए हुए हैं, चाहे वो IMF के साथ हो, चाहे वो जनीवा के 9-10 अरब डॉलर हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम लोन्स हो, चाहे वो ADB के प्रोजेक्ट लोन्स हो, वो सब कुछ आपने इंश्योर करना है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और बताइएगा, सॉरी टू कट यू हियर, मुझे ये बताइएगा कि अवाम जो है उसका एक सवाल बड़ा ही स्टैटिक रहता है कि जी जब डॉलर बढ़ता है चीज़ों की कीमत में इजाफा शुरू हो जाता है और बेतहाशा इजाफा होने लग जाता है और हर कोई रीज़न ये देता है जी कि डॉलर महंगा हो गया, इस वजह से पैसे बढ़ गए। जब डॉलर की रकम कम होती है, जब डॉलर के मुकाबले में पैसे की, रुपए की कदर बढ़ती है, तब ये जो कीमतें बढ़ती हैं ये रिवर्स क्यों नहीं होती? So let me answer this way. जो ब्रेंट या अरब लाइट चलें, वो $78 का था जब ये क्वार्टर शुरू हुआ और 30 सितंबर को वो $96 अ बैरल चला गया। उसके बावजूद अगर आपकी ₹8 पेट्रोल और ₹11 डीजल की कीमत कम हुई है, ये खातिर खा कमी नहीं है किसी भी पाकिस्तानी के लिहाज से और मैं इससे एग्री करता हूँ। बट अगर रुपए की कदर मुस्तहकम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से ना हुई होती तो ये इस वक्त ₹8 बढ़ा होता और ₹11 डीजल भी बढ़ा होता और ₹8 पेट्रोल भी बढ़ा होता। सो बी वेरी क्लियर कि ये कमी तो बिल्कुल प्रिसाइसली आ रही है रुपये की स्ट्रेंथनिंग की वजह से। अब आप क्या ये देखना चाहते हैं कि बाकी चीजों में भी इफेक्ट आए? एक तो लैग से इफेक्ट आता है, दूसरा हमारी सप्लाई साइड शॉर्टेजेस बड़ी स्ट्रांग हैं। हमने जब अपना टाइम गुजारा और फ्लड से निकल रहे थे तो मतलब कॉटन 5 मिलियन बेल्स पे आ गई थी, इंशाल्लाह इस दफा 12 पे आ जाएगी। हमारी राइस की क्रॉप भी डिस्टर्ब थी, हमारी सारी क्रॉप्स जो थी वो डिस्टर्ब्ड आ रही थी। सिंध में बहुत बड़ा लॉस हुआ, आपको पता है लाइफ स्टॉक का भी लॉस हुआ। सो ऑब्वियसली एक सप्लाई साइड का रिस्क क्रिएट हुआ था। प्लस हमारा जो सरकार है वो बहुत बड़े खसारे रन कर रहा था, उससे मनी प्रिंट हो रहा था। तो मनी प्रिंट होता है तो एक डिमांड क्रिएट होती है। सो एक तरफ हम अपना पॉलिसी रेट बढ़ा रहे थे कि भाई डिमांड को कम करें, दूसरा सरकार जो है वो बहुत बड़े खसारे कर रही है कि पिछले कई साल से कर रही है। मैं 2023, 2022, 2021 सब में जाएं तो खसारे चल रहे थे और अभी तक वैसे ही चल रहे हैं। सो उनको रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल है। एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो थोड़े से इनइलास्टिक हैं, उनको नहीं रोक पा रहे हम। ये जब सब चीजों को मैं पुट टुगेदर करता हूं तो ये आपको दिखाई देता है। अब इन सब को संभालना है। अगर आपने इस चीज को कम करना है कि जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम, और सबसे बढ़ के एडमिनिस्ट्रेड कीमतें, देखें ना एनर्जी प्राइसेस जिसमें आप सबसे बढ़ के पावर रखते हैं वो सरकार के पास है और सरकार नहीं इसको चला सकती। हमें एज अ कॉम एग्री करना चाहिए कि इनको अपने पास से निकालें डिस्कोस को, तब इनके 590 अरब का जो इस साल का नुकसान है ना उसको हम संभाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ओनर हूं तो मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे पैसे लूज हो रहे हैं। अगर मेरे पैसे लूज हो रहे हैं तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरा ड्राइवर, मेरा मैनेजर, मेरा CEO ये काम ना कर। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे बताइए, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि देखिए मार्च में तो ये प्रोग्राम IMF का खत्म हो रहा है, तो जितनी भी सैंक्शन या जितने सैंक्शन मैं इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये आवाम के ऊपर बोझ के तरीके से पड़ी हैं, तो ये जो भी हमारे मुआहदे हैं, जो भी डील्स हैं वो मार्च में एंड हो जाएंगी और जनवरी फरवरी के करीब इलेक्शन की डेट भी जो है वो फाइनल हो जाएगी और इलेक्शंस भी हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आने लगती है, आपको क्या लगता है, इज इट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइन और कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, या इलेक्शन के बाद भी हालात ऐसे ही रहेंगे जो कि सर्वाइविंग पे होंगे, यानी अभी बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्शन के बाद भी बेहतर नहीं होंगे, बेहतरी की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे? क्या लगता है आपको? जिन चीज़ों का अभी इजरा किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, उनको तो जिंदगी भर कंटिन्यू करना है कि स्मगलिंग नहीं होगी, पाकिस्तान से जो होर्डिंग होती है वो नहीं होगा, जो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास वीज़ा नहीं है वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी या कोई काम नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लियर हैं, हमेशा करनी चाहिए और करते जाना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, केयर टेकर हो, पोलिटिकल हो, I think this has to continue। पर पॉलिसी की तो बहुत बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इनकमिंग गवर्नमेंट जो है, अगर मेरा मशवरा उनको ये है, जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट होगी बहुत तैयारी से आए, अपना जो मैक्रो और माइक्रो फ्रेमवर्क है ऑफ रनिंग द इकोनॉमी, ऑफ रनिंग द सोशल सेक्टर,
ऑफ रनिंग गवर्नेंस इन पाकिस्तान, उसमें 3 गवर्नेंस के एरियाज हैं। मतलब रिमाइंड करता चलूं पाकिस्तानियों को, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों का इजरा करें। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको सरे फहरिस्त रखकर उसकी जो ऑपरेशन है वो करने शुरू करें। ऑपरेशन से मेरा मतलब ये है कि ये इकोनॉमी अगर आईसीयू की इकोनॉमी है तो आईएमएफ के पास है। आईसीयू से जब बाहर आएगी तो उसकी सर्जरी, चाहे वो एग्रीकल्चर साइड की हम शुरू करें, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग की शुरू करें, दुनिया से कनेक्ट करने की, एनर्जी की शुरू करें, गवर्नमेंट से विड्रॉ करने की। ये इतने बड़े काम मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इनका आगाज भी करेंगे ना तो 3 से 5 साल बाद इनके समरात आना शुरू होंगे। बट जैसे ये आप इन तो पाकिस्तान इस साइकिल में है, हर एक डाउन है। उम्मीद तो छोड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर काम हम शुरू कर देंगे तो फिर तो हम बिल्कुल डॉक्टर साहब उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द मच। आप हमारे साथ थे और आपने बड़ी डिटेल में जो है वो हमें बताया कि इकॉनमी जो है वो किस तरफ जा रही है। नाजरीन, अब एक अहम मौजू, क्योंकि महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो आपको बताया चलें कि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना है। एक आम तासुर यह है कि छाती का कैंसर सिर्फ खवातीन में होता है, जो बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी हो सकता है, इसलिए एहतियात और बर वक्त इलाज इंतहाई ज़रूरी है। अलबत्ता ये बीमारी औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। दुनिया भर में खवातीन की 16% आबादी ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है। हर साल ये मर्ज तकरीबन 20 लाख खवातीन को मुतासर करता है, जिनमें से तकरीबन 15% खवातीन इस मूजी मर्ज के सबब मौत के मुंह में चली जाती हैं। खैर, यही इस वक्त अलमिया है और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चेयरपर्सन है पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की डॉक्टर जुबैदा। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस मर्ज की तशखीस जो है वो किस तरीके से होती है? सेल्फ एग्जामिनेशन जिससे हमारी खवातीन भी जो है वो दूर हैं, और ये मर्द हजरात में भी होता है ये मर्ज जो है, ये मेरे लिए भी आज एक इंफॉर्मेशन की बात थी, क्योंकि मुझे भी इससे पहले आज से पहले नहीं मालूम थी ये बात। तो इन दोनों चीज़ों को मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप हाईलाइट करें, फिर हम क्योर की तरफ आएंगे कि सेल्फ एग्जामिनेशन से दूर क्यों है। सही, बिल्कुल ये बात काफ़ी लोगों के लिए नहीं होती है कि ये ख़वातीन के अलावा मर्दों में भी होता है, तो इसलिए आगाही जो है वो हर तरह से दोनों के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आवाम को ये बात तासुर देना ज़रूरी है कि सिर्फ ख़वातीन को इससे मुंसलिक ना रखें। और हमारे यहाँ जो अलमिया वो ये है कि औरतों को जो है वो मुंसलिक कर दिया जाता है और फिर जो है वो हम स्प्रेड नहीं कर पाते, डेडिकेटेड एक दे दिया जाता है कि ये तो है ही औरतों का मर्ज। तो आपने ये बात बहुत अच्छी की है कि सेल्फ एग्जामिनेशन यानी अपना खुद शख्सी मुआयना एक औरत जो है उसको करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग यानी मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड की तरफ जाने में हमारी खवातीन को बहुत दिक्कत होती है। इस सेंस में महंगा है, बहुत प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती सेहत खवातीन की, फिर क्योंकि एक पेनलेस डिजीज़ है, यानी इसमें दर्द बहुत आखिरी स्टेज में होता है, तो वो उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं करती जब उनको ज़रूरत होती है स्क्रीनिंग की। तो अपना शख्सी मुआयना यानी अपनी छाती का खुद मुआयना हर महीने में सिर्फ एक दफ़ा करना होता है हर औरत को, जब वो प्यूबर्टी की तरफ आ जाती है, जब माहवारी शुरू हो जाती है उसके बाद। और 5 से 6 मिनट का एक छोटा सा प्रोसेस होता है, जिसके लिए हमने बहुत सारी फैसिलिटेशन अपनी ट्रस्ट के तौर पे प्रोवाइड की हुई है कि हम अक्टूबर में सेशंस करते हैं। एक मोबाइल ऐप बनाई है पूरी, जिसमें देख करके आप, का नाम बताइए, पिंक पाकिस्तान, एवरीथिंग इज पिंक पाकिस्तान, हर एंड्रॉइड पे या iOS पे हर चीज़ पे फ्री अवेलेबल है। डाउनलोड करें, उस पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मुआयना करने का तरीका मिलेगा, वीडियोज़ मिलेंगी। बहुत सिंपल सा तरीका है। मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड की तरह ना पैसे लगेंगे, सिंपली आपने घर में बैठ के अपना मुआयना करना है। इसकी सेंसिटिविटी उतनी हाई नहीं होगी जितनी कि मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड की होगी, बट एटलीस्ट बिल्कुल इग्नोरेंट रहने से एक 70 से 80% तक फिर भी जो है ख़वातीन इसकी वजह से जो है वो कम से कम डॉक्टर्स तक पहुंचती हैं और एक बर वक्त तशखीस की तरफ यानी इसे जो है वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो है हम समझ लें कि इसे आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले तो आप इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको तरीक़ेकार पता चल जाए सेल्फ एग्जामिनेशन का कि क्या होता है और किस तरीके से जो है वो आप पता लगा सकते हैं कि आप में कोई तब्दीली आ रही है, ये चेक कर लीजिएगा। दूसरा मुझे ये बताइए कि सेल्फ एग्जामिनेशन तो पूरा हो गया, अब इसमें डेथ रेशियो जो अभी हमने पढ़ा है, जो हमें पता चला है कि जी 15% जो है वो आपका डेथ रेशियो है, विच इज़ वेरी हाई। मतलब अगर हम बात करें तो इट इज़ हायर देन कोविड,
कोविड में 2.5% था। इट इज अ पैंडेमिक। आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी लिटरेचर को दुनिया में उठा के देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर एक पैंडेमिक के तौर पर ही लिया जाता है, क्योंकि इंसिडेंस रेट तो ओवरऑल वर्ल्ड में आपको हाई मिलेगा इसका कि भाई खवातीन मुतासर हो रही हैं, लेकिन एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में हम इसकी डेथ रेट ज़्यादा देखते हैं। तो इंसिडेंस तो हम एक तरफ रख दें, आप खवातीन जो ऐसे मर्ज से जिसका इलाज मुमकिन है, आप सोचें कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो आमतौर पर आपको लगेगा कि इट्स अ डेथ सेंटेंस, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज मुकम्मल तौर पर मौजूद है। बर वक्त तशखीस जो है वो शर्त है इसकी, जिसके लिए आपको सेल्फ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, ये सारे तरीके जो है हम बताने की कोशिश करते हैं। आपके इदारे से भी राब्ता किया बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो इसलिए हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेट होती है। मैं खुद जो हूँ विमेन इमेजिंग के डिपार्टमेंट में होती हूँ, रोज़ाना मेरे पास ब्रेस्ट बायोप्सीज आती हैं, मेमोग्राम्स आते हैं, लेकिन अलमिया यह है कि हम फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक भी पेशेंट नहीं देखते डेली बेसिस पे। वो उसी वक्त प्रेजेंट हो रही होती हैं जिस वक्त आप उनकी ट्रीटमेंट और क्योर जो है उनको नहीं उस तरह प्रोवाइड कर सकते जहाँ वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल हो। तो मकसद यही है, आपके चैनल्स हैं, सारी जगह से ऐप है, जो भी सोशल मीडिया, उससे बताने का कि बर वक्त तशखीस शर्त है इस बीमारी के बर वक्त इलाज के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि ये होता क्यों है, क्या वजह बनती है इसके होने की, और इसे क्या इसके होने से रोका जा सकता है? ये 100% कहना कि होने से रोका जा सकता है किसी भी बीमारी को, स्पेशली विद द कैंसर, आप नहीं कह सकते 100% यस, लेकिन हमें इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत हद तक पता हैं। जैसे कि ख़ानदान में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। माँ को है या बहन को है, मतलब आपके वो वाली जो फैमिली ट्री है उसमें अगर ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, दोनों ही रिलेटेड होते हैं। उसके बाद ये है कि हमारे सेटअप में हम ये देख रहे हैं आजकल जो आ रही हैं, जिसमें हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट है उसका, उसके लाइफ स्टाइल, पीसीओ इज नॉट रिलेटेड टू दैट, बट लाइफ स्टाइल हमारा जिसके अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसके बाद खाना पीना, जो ग़ज़ा हमारी है वो इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है कि हम उसमें नेचुरल सारी अपनी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से हट गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देख रहे हैं हम उसके अंदर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उससे हमने देखा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि कम होते हैं, लेकिन पहला बच्चा जिनको ज़्यादा उम्र में पैदा होता है जिन खवातीन की, यानी आप इंटेंशनली जो है ये वाली चीज़ें ना करें कि आप ब्रेस्ट फीड को आप इंटेंशनली ना करें, पहले बच्चे में आप स्पेसिंग इंटेंशनली कर रहे हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग विदाउट डॉक्टर से वो किए हुए कि भाई हमें कितने अरसे के लिए लेनी है, बहुत प्रोलॉन्ग नहीं लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा रेडिएशन, अननेसेसरी एक्सरे, CT स्कैन्स, ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो है वो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो आपको मालूम है कि उनका एक्सपोजर, मेजॉरिटी आवाम का एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है। बिल्कुल घबराते हैं, डरते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा डर तो उनको ये होता है कि कहीं वाकई कैंसर ना हो जाए तो चेक कैसे करवाएं। इस डर की वजह से वो चेक ही नहीं करवाते। तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या मदर फीड इसके अंदर इन्वॉल्व है, या वो कराने से या वो ना कराने से और उसे जबरदस्ती रोकने से ये फैक्टर बढ़ता है इसका, इसे भी प्लीज जरा। बिल्कुल, मदर फीड कराना तो हर हाल में जरूरी है, बच्चे और माँ दोनों के लिए। आप अगर किसी वजह से अगर फीड नहीं आ रही है, इट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन बहुत सारी खवातीन ऑब्वियसली अगर वर्किंग होती हैं, कुछ और उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, या कुछ सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से अगर फीडिंग नहीं करा रही हैं, सो येस दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। बहुत हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट है रिस्क फैक्टर के ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस आपको बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि फीडिंग कराएं। और ये बहुत बड़ा अलमिया बिल्कुल है कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग में हम लोग रहते हैं कि पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा ये कि सोशल टैबू बहुत बड़ा है ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि मर्दों में भी होता है, बट मर्द भी से इग्नोरेंट रहते हैं, तो फीमेल को एक टैबू बना देते हैं कि शी मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि कोई कंटेजियस डिजीज है, कहीं से किसी को लग गई है। ससुराल की तरफ से ये बड़े प्रेशराइज किया जाता है इस चक्कर में बहुओं को कि भाई तुमने तो ये गलत कर दिया होगा, या तुमने ये जो मैंने तो आपको मदर फीड वाली बात एग्जैक्टली वो छुपाती हैं कि उनको कोई अगर फील भी हो रही है चीज तो वो फिर नहीं बता पाती। हम इतना उनको लिवरेज ही नहीं देते कि वो अपनी चीजें डिस्कस कर सकें, कि वो अर्ली प्रेजेंट कर सकें। तो वो फिर रख के जब वो जाहिर है जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होती है तो फिर वो जब ही प्रेजेंट करती है। क्योंकि आपने अभी बताया कि जी ये पेनलेस प्रोसेस है, लेकिन एंड में जाकर के इसमें जो है वो पेन होता है, तब तक केस बिगड़ चुका होता है। अच्छा, अब इसके क्योर की तरफ आते हैं। जरा ये बताइएगा कि किस स्टेज के ऊपर
इसका क्योर ईजी होता है और किस स्टेज तक जा करके हम एक्सट्रीम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, विच इज कीमो या फिर और भी कोई ऑपरेट वगैरह की तरफ बढ़ेंगे हम? और इसकी बायोप्सी का प्रोसेस भी बता दीजिएगा कि क्या सेम है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शुरू ये होता है कि ऑपरेशन अगर आपके पास प्रेजेंट हुआ है, किसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो हमें गांठ का, हर एक को ये होता है कि ब्रेस्ट में गांठ का महसूस, लम्ब का महसूस होना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे निपल का अंदर की तरफ धंस जाना, स्किन में, ब्रेस्ट की स्किन में चेंज आना, क्रैक पड़ जाना, निशान पड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें, रैशेज होना। तो ये सारे भी कभी कभी कैंसर के ही सिम्टम्स होते हैं, नॉट ऑलवेज बट हो सकते हैं, इसलिए उनको इग्नोर नहीं करना है कि बस लम्प ही महसूस होगा तभी जाना जरूरी है। तो किसी भी तरह की, अगर हम बात करें तो कोई भी अगर किसी भी तब्दीली आ रही है तो आपको जाना है, राइट। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर फिर वो आपको ज़ाहिर है वो आपको आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपको मैमोग्राम कराया जाएगा, यानी छाती का एक्सरे। और ये मैं यहाँ पे बिल्कुल बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मैमोग्राम, छाती का एक्सरे जो है वो कराने से कैंसर नहीं होता या नहीं फैलता। एक बहुत बड़ा इबाम है हमारे यहाँ, इसलिए लोग मैमोग्राम रेडियोलॉजी से तो दूरी बात नहीं, इससे हो जाएगा। तो ये अगर नहीं कराएंगे तो आप डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाएंगे, ये अल्ट्रासाउंड कराएंगे। फिर अगर खुदा ना खास्ता उसमें कुछ आता है तो वो आपको बायोप्सी के लिए डॉक्टर भेजेगा, उसके लिए लोग नहीं आते कि बायोप्सी कराएंगे तो फिर कैंसर जो है वो फैल जाएगा और हम ये भी एक तासुर है। हाँ, ये तासुर है कि जी ट्यूमर फट जाएगा अगर हमने बायोप्सी के लिए भेज दिया तो। लेकिन ये जरूर बताना जरूरी है कि बगैर बायोप्सी के तशखीस नहीं होगी और ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी नौइयत क्या है ये बायोप्सी बताएगी। तो बायोप्सी बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर होता है, सिर्फ नीडल डाली जाती है, उसके अंदर कोई सर्जरी, कोई कट, कुछ भी नहीं होता। सो इट्स जस्ट अ सिंपल 5 मिनट। ये तासुर और मैं आपसे क्लियर करवाना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि जी ट्यूमर में से कोई एक पीस निकाल लिया जाता है। मैं आपको बताऊं, लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारा इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, हमें क्या आप बेहोश करेंगे? नहीं भाई, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक लोकल एनेस्थीसिया देंगे, एक सुई डालेंगे और 5 मिनट में आपको सैंपल दे देंगे जो लेबोरेटरी चला जाएगा। सो इट्स अ सैंपल टेस्ट जो कि ज़रूरी है। जब अब आपको अगर खुदा ना खास्ता मर्ज का तशखीस हो गई है भाई कि आपको कैंसर है, कौन से, अगर तो वो लोकलाइज्ड है, यानी कि अगर छाती तक ही है, जिस्म के और हिस्से में नहीं फैला है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ आपके लिए कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली आप क्योर हो सकते हैं, राइट। होता यह है कि इट्स अ पैकेज, सर्जरी भी होगी, कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी डिपेंड करता है कि कितनी एक्सटेंट तक है पेशेंट को, बट कीमो और रेडियो जब तक सर्जरी दोनों मिला करके कंप्लीट इलाज होता है। यहाँ पर भी ये है कि लोग सर्जरी करा लेते हैं, भाई ट्यूमर रिमूव हो गया है तो अब हमें कीमो की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो उससे क्या होता है फिर रिलैप्स के साथ आते हैं पेशेंट। चलें, ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि कीमो जो है वो भी इसके लिए होगा और ट्रीटमेंट आपने बता दिया है कि बायोप्सी के बगैर ये डायग्नोज नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ुबैदा, आप हमारे साथ थी और आपने बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड जो है वो गुफ्तगू यहाँ पर की और लोगों को यकीनन पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि आप पिंक पाकिस्तान की ऐप डाउनलोड करके ईजिली कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर हम लेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ बड़े ही प्यारे खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं और हम आपको मिलवाने वाले हैं आज कराची के मुनफरिद आर्टिस्ट शाहिद अली साहब से, जो कि पहले पाकिस्तानी बर्निंग आर्टिस्ट के नाम से मशहूर हैं। ये लग्जरी के तौर पर जो है ये एक बेहतरीन लकड़ी को जो है वो जला करके पोर्ट्रेट बनाते हैं और इनके शाहकार जो हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद भी हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बड़े ही खूबसूरत से हैं और बड़े प्यारे प्यारे लोगों की इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं। मेरे हाथ में तो यूसुफ बशीर कुरैशी साहब YBQ का फन पारा मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। भाई ज़रा दिखाइएगा, हमारा कैमरा तो मैं इन्हें दिखा पाऊँ। ये देखें जी, YBQ साहब की भी तस्वीर है, अहमद शाह साहब भी हैं और भी बहुत सारी तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी की सारी लकड़ी पर बनी हुई हैं और फायर के जरिए जो है वो आग के जरिए, यानी ये जो अभी आपने देखा भी कि जिस तरीके से बनाते हैं, एक बर्नर इनके पास है और उसे उस टूल को कहते क्या है ये तो खैर हम शाहिद साहब से ही जानेंगे, क्योंकि टेक्निकल हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें तो वह बर्नर नज़र आया, हम तो वेल्डिंग शेल्डिंग करते हैं भाई उससे, लेकिन इतने टेक्निकल और इतने क्रिएटिव हम नहीं हो सकते जितने शाहिद साहब हैं। तो इनको वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। आप बेहतरीन जो है वो आपका एक टैलेंट जो है वो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है पूरे पाकिस्तान में, आपकी जो है वो एक नॉइस क्रिएट हो चुकी है। तो ये बताइए कि ये जो आर्ट आपका बर्निंग आर्टिस्ट जो आप बने हुए हैं, तो इसकी वजह दिल जले होना है या ऐसे ही बस आपने कहा कि यार चलो कुछ करते हैं? नहीं, दिल जले तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, शायर होते हैं जी, वो बड़े फख्र से कहते हैं हम दिल जले हैं इसलिए हमने शायरी शुरू कर दी। तो आपने ये जो जलाओ घेराव का काम शुरू किया है, ये कैसे, मतलब ये एक इंसानी जहन के अंदर
ये कैफियत कैसे आती है, किसे देख के इंस्पायर हुए? देखिए इंस्पायरेशन जो है मेरी वो तो बहुत पुरानी है, 94 में है। अच्छा। क्योंकि मैगजीन्स वगैरह हम लेने जाते तो ऑयल पेंटिंग के हवाले से रेफरेंस के लिए, तो उसमें ये चीज़ मुझे दिखी तो मैं इसको देख के बड़ा क्लिक हुआ, बड़ा मुतासर हुआ। मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी। अब उस ज़माने में ज़ाहिर चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, तो 2-4 साल प्रैक्टिस करते करते कुछ फिर बीच में गैप आया, इतना लोग इसको जानते नहीं थे, तो मैं वापस ऑयल पेंटिंग की तरफ आ गया। तो अरसा तकरीबन 8-10 साल से मैं वापस इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। अब ये यूनिक आइटम है और मैं करना भी यही चाहता था कि ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर तो सभी करते हैं, कुछ अलग से होना चाहिए। मेरे ख्याल से रीजन्स वाइज अगर मैं बात करूं तो यूरोप या अफ्रीका में ये है, और पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, इधर उधर कहीं भी नहीं है ये। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहला आदमी हूँ, और ये मेरी प्रैक्टिस आपके सामने है इसकी। मैंने माशाल्लाह से बहुत बिल्कुल भी जो है वो इसमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि ये कलम से बनाई गई तस्वीर है या फिर ये बर्नर से जो है वो बनाई गई तस्वीर है। इसमें तो आप वाकई महारत रखते हैं, और लोगों में जो है वो रुझान काफ़ी कम होता है पेंटिंग का, पेंटर्स को लेकर के बड़ा रेयर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आपने जो 8-10 साल का गैप बताया है कि आपने लिया 94 के बाद, वो यकीनन लिया होगा आपने गैप, क्योंकि लोगों का रुझान। मैं आपको बताऊं एक मजे की बात, मैंने कहा यार लियोनार्डो की पेंटिंग्स बड़ी आला होती हैं, तो सामने से एक मुझे शख्स कह रहा है कि हाँ हमने टाइटैनिक मूवी देखी है ना। भाई लियोनार्डो डी कैप्रियो की बात नहीं कर रहा, लियोनार्डो डी विंची की बात कर रहा हूँ। लियोनार्डो डी विंची की पेंटिंग्स बहुत आला है। कहता अच्छा वो कौन है? मतलब यहाँ तक तो लोगों का जो है वो रुझान आ चुका है कि उन्हें यही नहीं मालूम कि भाई कौन है कौन नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आपके फेवरेट पेंटर जो हैं वो कौन रहा है? मतलब अगर हम बरसगीर की बात करें, एम एफ हुसैन साहब हैं, सादकैन साहब हैं, गुलजी, उनका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बड़ा आला था। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल हुई? मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरे उस्ताद इकबाल मेहदी से है। अच्छा। मैं 80 से 84 तक उनके पास रहा हूँ, ऑयल पेंटिंग वगैरह उनसे सीखी है, जो कुछ भी है। फिर उसके बाद अपना रास्ता अलग हो गया, खुद ही इसमें कोशिश करने लगे, और काफ़ी ऑयल पेंटिंग भी बनाई है, यूएस वगैरह भी मेरा काम गया हुआ है बहुत। लेकिन मुझे जितना मज़ा इसमें आने लगा है अब ऑयल पेंटिंग में नहीं आता। हालांकि इसके यहाँ पर कोई टूल्स नहीं मिलते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यहाँ कोई काम नहीं करता, कि यहाँ टूल्स ही नहीं है। ये टूल्स भी हमने जनरेट किए थे। अच्छा, ये खुद आपने जो है वो ऑल्टरेशन करके जो है बना लिए हैं? मेरे साहबजादे जो माशाल्लाह टेक्निकल हैं, तो वो उन्होंने ही सारा, और ये बर्नल ब्लू टॉर्च वगैरह ये तो शेफ वगैरह यूज़ करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं तो उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं चीज़ें। यानी अगर हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करें तो जुगाड़ एग्जैक्टली जुगाड़ जो है वो लगा लिया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब, ये जो, बल्कि ये दिखाएं ज़रा, ये मैं खुद ही देखना चाहूँगा। ये तो शाह साहब हैं जी, अहमद शाह साहब जो हैं ये आ गए। ये देखें जी, ये आर्ट्स काउंसिल के जो हैं वो प्रेसिडेंट हमारे शाह साहब, बड़े प्यारे इंसान माशाल्लाह। जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको, और इस वक्त इस तस्वीर में भी मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी प्यारी तस्वीर जो है वो आपने बनाई है, इसको भी जो है वो यहीं रख देते हैं हम। अच्छा, मुझे बताइएगा शाहिद साहब कि ये एक फनपारा बनाने में आपको कितना वक्त जो है वो दरकार होता है? देखिए डिपेंड करता है साइज़ पर। अगर आपका एक साइज, अगर जैसे ये साइज की बात, ये साइज की अगर आप बात करते हैं तो हार्डली मुझे 5 to 6 डे लगेंगे। ओके। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इरेजिंग गलत हुआ तो डब्बा, ये अगर बर्न हो गया गलत तो फिर ये गया, बिल्कुल गया। फिर क्योंकि नेक्स्ट इसमें जो हो गया, ये वो तीर है जो कमान से निकल गया तो जहाँ भी फिर निशाने पे ही जाके लगेगा। हो सकता है कभी निशाने पे ना भी लगे। इसमें तो मटेरियल कॉस्ट भी बड़ी लग जाती होगी आपकी। बिल्कुल लगती है, क्योंकि भाई इंसान तो खता का पुतला है, जरूरी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट ही हो। बिल्कुल होती है, कई गलतियां हो सकती हैं, फिर ये बोर्ड खराब, फिर वक्त खराब, फिर ये सारी चीजें वेस्ट। अब बर्न मेरे हाथ में हुआ, वो फायर निकल रही है, जरा सा मेरा इधर माइंड हुआ और वो एक्स्ट्रा जल गया तो वो खराब हो गया। फिर तो आपको अकेले बनानी चाहिए, मॉल में नहीं बनाया करें, क्योंकि मॉल में तो माइंड वाकई इधर उधर हो जाता है अक्सर कुछ खूबसूरत चेहरे देख के फिर तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी ना। मेरे पास खूबसूरत चेहरों में सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मेरा पेट भी आपने जो है रखा हुआ है, वो क्या है? तोता मिट्ठू मियाँ रखे, आजादाना घूमते हैं वो घर। भाई वाह 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 वाह, बेहतरीन, जबरदस्त, अच्छी बात है। पेट भी आपने रख लिया। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक आपने किसी सेलिब्रिटी की कोई पिक्चर बनाई हो और उन्हें गिफ्ट की हो, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया हो, कोई ऐसा हुआ है? जी, मैंने सरफराज अहमद क्रिकेटर, कप्तान, हमारे कप्तान, जी उनकी बनाई है। यूसुफ भाई हैं, इनकी बनाई है। और शाह साहब हैं, एक जामिन ग्रुप के हैं वो,
आई एम सॉरी मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो उनकी बनाई है। ऐसे 4-5 लोग हैं जिनकी मैंने मशहूर बनाई है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अवेयरनेस, जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो आदमी काम नहीं करा। अच्छा, ये बर्निंग आर्ट, आपने इसको बर्निंग आर्टिस्ट का नाम सोशल मीडिया की से मशहूर हो क्या आपने दे दिया, या इस आर्ट की फॉर्म को बर्निंग आर्ट ही कहा जाता है? नहीं नहीं, ये देखें आसानी के लिए बर्निंग आर्ट कहा जा रहा है। एक्चुअल इसका नाम पायरो है, पायरोग्राफी। पायरोग्राफी, ओके। और यहाँ कॉमन मतलब लोग नहीं समझ पाते तो उसको बर्न जला के बनाते। पायरोग्राफी जो है, जब आप इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आपने इसी को जो है वो चुना है और शौक भी आपका यही है, इसके कोई इंटरनेशनली कंपटीशन होते हैं तो कहाँ होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ना सिर्फ कंपटीशन होते हैं, बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं, सिखाया जाता है वहाँ पे। यहाँ हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है, और मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोग आके इसको सीखें। आप सिखाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ उस्तादों का अलमिया ये होता है कि जब वो सीख लेते हैं तो वो कहते हैं बेटा अब आप पानदान और पीकदान ले आइए और आपकी ज़िंदगी के 8 साल हम पानदान और पीकदान के नाम करेंगे, फिर जाकर के हमारा दिल किया तो कुछ सिखा देंगे। ऐसा बात यह है कि मैं खुद इस मराइल से गुजरा हूँ। हाँ, हर शख्स गुजरा होगा। हमारे उस्तादों के भी ये अलमिया रहे हैं कुछ के, चंद एक के। फर्स्ट टाइम जब इकबाल साहब से मिला था, इकबाल मेहदी से, तो उन्होंने मुझे वापस सदर भेज दिया था कि ये लो पैसे और जाओ और हुक्का और कोयला वोयला जो भी है वो लाओ और चलम दहकाई और 2 कश मार के और नाली में कहा बहा दो। मैंने 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उनसे पूछा कि मुझे समझ नहीं आया आपने ये इस तरह से किया। कहना मैं देखना चाहता था यहाँ आपके बल तो नहीं आ रहा। हाँ जी, फिर आगे काम, अब आप सीख सकते हो। ये वाकई ये उस्तादों की उस्तादी होती है जी, क्योंकि जब वो आपसे ये काम करवाते हैं ना तो वो ये देखते हैं कि आप हिकारत कहाँ जाके महसूस करेंगे और आप में कितनी जो है वो एक जोश, कितनी फायर है इस काम को सीखने की। फिर वो अपनी कला देते हैं, वो कहते हैं कि चलें अब हमें लग रहा है कि आप समझ सकते हैं तो अब हम आपको सिखाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइए कि 5-6 दिन आपको लगते हैं ये बनाने में, तो आप इसी शौकिया तौर पे ही कर रहे हैं या इसका कुछ मुआवजा वगैरह भी जो है वो आप लेते हैं? और अगर लेते हैं तो फिर आपको किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं लोग? देखिए, मुझे तो फिलहाल अभी तक पर्सनली कांटेक्ट होते हैं, कुछ लोग हैं यार दोस्त हैं या कुछ शौकीन, वो बनवाते हैं, तो फ़ोन वगैरह करके वो अपने पिक्स दे देते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आपसे रब्ता किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल, फेसबुक पे आपका पेज है कोई? बिल्कुल है। मेरा किस नाम से? सैयद शाहिद के नाम से। सैयद शाहिद साहब के नाम से आपका पेज है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, तो अब तक कितने फनपारे आपने तैयार कर लिए? क्योंकि ये बड़ा मेहनत का काम है और टाइम टेकिंग है। मेहनत का तो काम खैर चले हम कह लें सारे ही होते हैं, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। आपने बताया जी कि 5 से 6 दिन एक में लगते हैं, वो भी अगर आप लग के करें तो। और अगर आप उसे थोड़े से ही जो है वो लेवरेज दे दें कि यार चलो ठीक है थोड़ा सा काम कर लिया, ये हो गया वो हो गया, और ख़राब हो गया, तो जैसा कि आपने बताया कि ख़राब हो गया तो ये वेस्ट है, फिर वो 5-6 दिन का सिलसिला दोबारा 0 से मल्टीप्लाई होकर शुरू हो जाएगा। अभी जैसे मैं 3x4 फीट का एक बना रहा हूँ हॉर्स, उसमें मुझे काम करते हुए अब तक तकरीबन 16 डेज हो चुके हैं। ओहो, और अभी 3x4 फीट, अच्छा खासा बड़ा हो गया। इससे बड़ा भी बना चुका हूँ, 4x5 फीट। और वो क्या बनाया था आपने? वो उसमें 14 मासूमीन के नाम लिखे थे। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ईरानी कॉन्सुलेट के लिए। अरे वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर मेरा ये ख्वाहिश भी है ख्वाहिश भी है और बल्कि ये एजाज़ भी है कि ना सिर्फ मैं पायरोग्राफर हूँ बल्कि इसमें म्यूरल बना रहा हूँ। म्यूरल बड़े साइज के जो होते हैं ना, ओके, वो, क्योंकि इंटरनेशनल में भी आपको म्यूरल नहीं मिलेंगे, मिनीचर में या नॉर्मल साइज में बनाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 3-4 म्यूरल बना चुका हूँ। अच्छा, बड़े साइज में, ज़बरदस्त। और ये जो आप बना रहे हैं ये हॉर्स, ये कब बनाए? ये हॉर्स जो है उसको पेंटिंग के अंदर कहा जाता है कि जी जिंदगी की निशानी है, जिंदा दिली का जो है वो एक सिंबल है। अगर आपके घर में घोड़े की या भागते हुए घोड़े की तस्वीर लगी हुई है तो आप ये जो तस्वीर बनाने के लिए जा रहे हैं ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? ये इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन और लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यानी इसे समझ लीजिए कि आप 3x4 का आपने साइज बताया कि 3x4 का साइज जो है वो आप 20 दिन के अंदर तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। चले, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इससे जल्दी भी हो सकता है कि अगर मैं उसको टाइम ज़्यादा दूँ। ज़ाहिर है मैं अगर थक जाता हूँ तो थोड़ा गैप भी देता हूँ, और फिर ये काम है भी मूड का। अगर मूड नहीं है, तो आर्टिस्ट का तो काम ही मूड पे, जबर करके काम नहीं कर सकते। अगर मूड होगा तो काम होगा वरना नहीं होगा। ये तो डिपेंड करता है जी आमद पे। उसे किसी भी फील्ड का आर्ट हो, कोई भी आर्ट हो, आर्टिस्ट ने काम वही करना है जो उसके मूड ने उसे कहना है। तो सर ये बताइए आपके नेचर ऑफ मूड जो है जी वो क्या है? मतलब आप किस तरीके से मैं बताऊं कि आप सैडिस्ट वे में सोच के बनाते हैं पेंटिंग? क्योंकि पेंटर की एक सोच है। हाँ। पेंटर एक तासुर देता है, पेंटर अपने फनपारों से बताता है कि वो क्या सोच रहा है। अगर हम गुलजी साहब के फनपारों की बात करें
तो उनके फनपारों के अंदर एक तासुर आता है एब्स्ट्रैक्ट का, एक गुम सी एक कैफियत है उनके फनपारों में जो कि मिल नहीं पाती, ढूंढ नहीं पाते, बड़े कम लोग पहुंच पाते हैं वहां तक। सादकैन साहब के फनपारों की बात करें तो उनके अंदर एक लिविंगहुड है, जिंदगी नजर आती है उनकी तहरीरों में, चाहे वो उनकी इबारतें हो, चाहे उनकी खत्ताती हो, कुछ भी हो, उसमें एक जिंदगी नजर आती है। इसी तरीके से हर फनकार के अपने फनकारे में एक नेचर होती है, एक मूड होता है। आपका मूड क्या है? मेरा मूड तो हैप्पीनेस होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके, खुश होके, अपने चिल्ड होके काम कर रहा होता हूँ और गज़लियात मेरी चल रही होती हैं। आहा, सिंपल। और मेरे वो मिठू साहब जो हैं वो मुझे बोलते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, उनसे बातें होती रहती हैं। अच्छा, ये मिठू साहब की गपशप के जरिए कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि जी काम खराब हो गया? कोशिश वो करते हैं, लेकिन मेरी एक आवाज़ निकलती तो वो सीधा निकल जाते हैं। अरे बाप रे बाप, भाई मिट्टू के ऊपर जो है वो आप प्लीज ये ना करें, वाइल्ड लाइफ वाले आ जाएंगे। नहीं, वैसी आवाज़ नहीं निकलती, वैसी आवाज़ नहीं निकलती है। बेटा बुरी बात, वो चले गए। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आपने ये काम 94 से स्टार्ट किया, फिर आपने एक गैप लिया, वो गैप क्यों आया था, क्या वजह थी उस गैप की? वो गैप की वजह सिर्फ ये थी कि इस चीज़ को लोग इतना नहीं समझ रहे थे, तो जो ज़ाहिर है आदमी की डिमांड होगी। डिसार्ड हो गए थे आप? नहीं, मैं डिसार्ड नहीं हुआ था। फिर क्या वजह थी? आपको कैसे पता चला लोगों ने नहीं समझा? जाहिर है मेरे पास ऑयल का काम ही ज़्यादा आ रहा था, तो मैं वही करूँगा, क्योंकि हर इंसान को काम करना है और अर्निंग करनी है, तो मैं उसी को करूँगा। लेकिन जब दोबारा इसको मैंने, अब सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी आ गई तो इसको देखा, तो फिर मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह लोगों को भी समझ में आने लगा है कि ये कोई चीज़ है। बिल्कुल उस तरह की जैसे मेरी एक सोच थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, कमज़ोर सा आदमी और तो कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह से ही कुछ करूँगा। तो अभी मेरा एक इरादा ये है कि मैं इतना बड़ा म्यूरल बनाऊँ अपने नेशनल हीरो का कि शायद पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया, ज़बरदस्त, वो भी बर्निंग में। बेहतरीन, बिल्कुल सर, बेस्ट ऑफ लक, आप बनाइए और अच्छा सा बनाइए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप 6 सितंबर के ऊपर भी जो है वो बनाइए, और हमारे जितने भी शोहदा हैं जिन्हें निशाने हैदर मिले, अगर आप उनका एक बड़े खूबसूरत सा जो है वो पोर्ट्रेट है जिसमें तमाम शोहदा की तस्वीरें एक मॉन्यूमेंट के जरिए आती हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे होगी कि अगले साल जो है वो आप ये जरूर बनाएं, क्योंकि ऐसे फनपारे जो हैं जब दुनिया में जाते हैं ना तो इनकी बड़ी वैल्यू है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक आलमिया कह लीजिए, कुछ ये कह लीजिए कि बड़े सगीर में ही, बल्कि एक सोच ऐसी दी जाती है कि जी पेंटर को कहते हैं यार फोटो खिंचवा लेंगे ना, क्या हुआ, पेंटिंग की क्या जरूरत है, फोटोग्राफर को पकड़ लेंगे तो महंगी हो जाएगी। सीधे लफ्जों में कह लें कि फन की कदर नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फन की कदर उस लेवल की नहीं है, हालांकि जिस लेवल की इंटरनेशनल है। आप यकीन करें इस पाकिस्तान के अंदर वो नगीने, वो टैलेंटेड लोग हैं कि अगर आप उनको मंदिर आम पे ले आए तो शायद हमें कंपटीशन क्या, पता नहीं क्या कर जाएं हम लोग। बस वो हबीब जालिब साहब कह गए ना जी कि वो खाक में मिल गए नगीने लोग, अगली लाइन में कहना नहीं चाहूँगा। और इसी बात के ऊपर ये जो आपने बात की है ना, तो हम चाहेंगे कि नाजरीन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान भर में जो है, बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज उस्ताद असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिस माशरे में तालीम ना हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, और जिन माशरों में तालीम की अहमियत का ही अंदाज़ा ना हो उन माशरों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जालियावाला जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हीं से जो है वो बिना वक्त ज़ाये के हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उमैर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, और उस्तादों को बहुत मुबारक आज का दिन। जी उमैर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, मेरे ख्याल में आपकी आवाज उमैर आ नहीं पा रही है, हम रिकनेक्ट करते हैं फिर आपसे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन आपको बता ही रहे थे, जी उमैर अब आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी आपको आ रही है मेरी आवाज? अब आपकी आवाज भी आ गई है सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और उस्तादों को बहुत मुबारक आज का दिन। सर उस्तादों को बहुत मुबारक हो, उस्तादों ने उस्तादी भी बहुत दिखाई है, और उस्तादों की उस्तादी का एहतराम भी करना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ तो एक कल्चर ये दिया गया है कि जी हर शख्स जो आपको कोई चीज़ सिखा दे वो आपका उस्ताद है, खा वो अच्छी चीज़ हो खा वो बुरी चीज़ हो। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जिन्होंने अच्छी चीज़ सिखाई है उनका हम शुक्रिया अदा करें, और उन्हीं की वजह से जो है वो आज हम जो भी हैं वो हैं। अगर उनकी डांट ना पड़ती, उनकी मार ना पड़ती तो हम सीख नहीं पाते। लेकिन उस्तादों को वो हैसियत, वो मकाम, वो वैल्यू जो कि हमारा दीन भी देता है, जो कि दुनिया में भी दी जाती है। और आपको मजे की बात बताऊं, मैं उस जज का नाम बोल रहा हूं, यकीनन आपको याद होगा, जो यूएसए में मौजूद था, जो बड़ा मशहूर जज है, अभी रिटायर भी हुआ, बड़े उसके यूनिक फैसले आते हैं अक्सर फेसबुक पे। उस बंदे ने जब उसे पता चला कि वहां उसकी कोर्ट में एक टीचर मौजूद है जो कि कन्विक्ट हुआ था किसी केस में,
वो खड़े हो गए थे अपनी सीट से, जज कि वी हैव अ टीचर इन आवर कोर्ट रूम, इतनी रिस्पेक्ट। लेकिन हमारे यहां ये रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, हमारे यहां टीचर को कहा जाता है आप जानते हैं मेरा बाप कौन है। जी, माजरत के साथ देखें, जो अगर आप टीचर्स की बात करें तो जो दीन सिखाने वाले टीचर्स हैं उनको तो बहुत इज्जत दी जाती है, और उन्होंने ही ये सिखाया कि एक दीनी इल्म है और एक दुनियावी इल्म है। उन्होंने इल्म को भी बांट दिया और दुनियावी इल्म को इतना ज्यादा डाउन किया कि इसकी कोई औकात नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं। तो उससे एफिलिएटेड स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और उसमें सिखाने वाले असातिज़ा जाहिर है उसका फेस करते हैं कि लोगों का माइंडसेट ये है कि ये तो दीनी और दुनियावी। एक तो ये वजह मुझे समझ आती है, और दूसरी वजह ये है कि माजरत के साथ हमारे यहाँ तालीमी रुझान जनरली कम रहा है। हम बजट का बहुत कम हिस्सा लगाते हैं, हम उस्तादों के लिए कोई खास काम नहीं करते। पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं, लेकिन उस्ताद इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकारी उस्ताद तो आप जानते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे कैसे भर्ती भी किए गए हैं। जो ऐसे भर्ती किए गए और जिस लेवल के और जिस लिए इस्तेमाल हुए, उसने पूरे उस्तादी प्रोफेशन के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया। और नंबर 3 ये कि अब ये माइंडसेट नौजवानों का बन गया है कि मैं क्यों जाऊं कॉलेज, मैं क्यों जाऊं यूनिवर्सिटी, उस्ताद मुझे क्या सिखा सकता है, मेरे पास इंटरनेट है, मैं खुद से कमा सकता हूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है डिग्री की। तो और भी ज्यादा आजकल के दौर में तालीमी इदारे और उस्तादों को ये सहना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है उमर। मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा सा जो है वो और एलैबोरेट करें। पहली बात तो आपने जो कही कि जी दीनी तालीम की वजह से जो है दुनियावी तालीम अलग हो गई, तो खैर ये तो हमें इस्लाम का एक जुज़ यही है कि जी 70% जो है वो दुनियावी हुकूकुल इबाद की बात कर रहा है और 30% जो है वो हुकूक अल्लाह की बात कर रहा है इस्लाम। तो यहाँ हुकूकुल इबाद को तो बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है इस्लाम के अंदर भी। अगर हम बात करें, यहाँ एक रुझान ये दिया जा रहा है कि आज क्योंकि टीचर्स डे है, असातिज़ा का दिन है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो मकाम असातिज़ा का मौजूद है दुनिया के अंदर, वो खा वो दीनी हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी मजहब के मानने वाले हो, वो अपने उस्ताद को जो वैल्यू देते हैं, जो मकाम देते हैं, जो अपने टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, उस रिस्पेक्ट के अंदर हम कहीं कोताही कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और देखें, इस्लाम में भी बहुत ज्यादा क्लियर है कि जिसने एक लफ्ज सिखा दिया वो मेरा उस्ताद है। हजरत अली का कॉल है, और उस्ताद है तो मैं उसका कर्जदार हूँ। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, लेकिन हम इसको अपना नहीं पाए। और मैंने ये कहा कि हम कुछ लोगों के लिए तो अपना लेते हैं, अपने पीरों के लिए और मुहल्लिमों के लिए, लेकिन बहुत कम होता है कि हम और उस्तादों के ऊपर ये ट्रांसलेट करें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सारा इल्म अल्लाह का दिया हुआ है, और उसमें कोई डिवीजन नहीं है, और ये दुनिया हमारा प्लेग्राउंड है। इस पे कामयाब होने के लिए एक उस्ताद है जो कि तमाम शोबे तैयार करता है। आपका जो भी शोबा हो, तो उस्ताद एक ऐसा शोबा है जो कि बाकी तमाम शोबों को बनाने वाला है, उसकी तामीर करने वाला है, और इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होने की जरूरत है। और हम कभी उसको फाइनेंशियली पूरा रिवॉर्ड नहीं करते। एक उस्ताद को अपने काम का रिटर्न जो है जनरेशंस में नजर आता है, और जिन माशरों में नहीं होता, आप देखें वो कैसे हो जाते हैं। और हमारा माशरा ये फेस कर रहा है, इक़दार की कमी है नौजवानों में, एक मैच्योरिटी कम नजर आती है, डायरेक्शन ऑफ लाइफ क्लियर नहीं है, सोसाइटी क्लियर नहीं है, और ये सब बदल जाएगा अगर हम अपने उस्तादों को ऑनर करें। तो मैं भरपूर गुजारिश करूंगा वो तालिब इल्मों से जो सुन रहे हैं और वो पेरेंट्स जो के सुन रहे हैं कि उस्तादों को स्पेस दें, उनको ऑनर करें, उनको सेलिब्रेट करें, ताकि वो और ज्यादा अपना काम बेहतर कर सकें। उमर, आपने जो यहाँ पेरेंटिंग की बात की, सॉरी टू कट यू, आपने जो पेरेंटिंग की बात की ना, पेरेंट्स की बात की, मैं यही सवाल जो है वो आपसे जानना चाहूंगा, बल्कि पूछना चाहूंगा कि मुझे एक चीज पे बड़ा ताज्जुब होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाता था किसी शिकायत के लिए, तो वो टीचर की बात सुन के हमें ही 2 थप्पड़ लगा देते थे कि भाई ये तो गलती बच्चे की है और इसने ऐसी बदतमीजी की क्यों। अब अगरचे बच्चे को टीचर डांट भी दे तो वो पेरेंट्स आके कहते हैं जी आप हमारे बच्चों को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज कर रहे हैं और ये ट्रॉमा में आ गया है, ये रात का खाना नहीं खा पा रहा, सो नहीं पा रहा, आप इनके क्या कर रहे हैं। तो पेरेंट्स आके टीचर्स को डांट देते हैं उन्हें सिखाने पर। जी देखें, अच्छी तालीम में ट्रायंगल होता है, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट, और हमारे यहाँ ये ट्रायंगल पूरा नहीं बनता है। जब ये ट्रायंगल बनता है, जब पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती है, जब पेरेंट्स कैंपस पे जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, दुनिया भर में माँ बाप, माएँ बहुत ज़्यादा काम स्कूलों के अंदर करती हैं, मुमकिन बनाती हैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो ये रिश्ता फिर ये हो जाता है कि हम बच्चे को भेज देते हैं,
माँ बाप को कुछ नहीं पता स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर क्या चैलेंजेस हैं स्कूल के हवाले से। वो रिश्ता बहुत ही, आप जानते हैं कि इतना कम है कि जब कोई हादसा होता है तो वो फटते हैं जाके, इंस्टेड ऑफ कि उन्हें इल्म हो कि क्या हो रहा है और वो हेल्प कर सकें स्कूल्स को, टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स आपके बच्चों की तरबियत बिल्कुल जी उमर साहब, टीचर्स को जो है वो हेल्प करनी चाहिए, पेरेंट्स का ये काम है, ना करके क्वेश्चन करना चाहिए। थैंक यू सो मच उमर, आप हमारे साथ थे। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे, बड़ा ही जबरदस्त माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है बल्कि कि आप आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो है वो नाम अपने फनपारों के जरिए रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक नाजरीन। फिलहाल जो है वो हम एक वक्फा लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब आपको बताएं नाजरीन मजे की बात, जिस तरह टेक्नोलॉजी में दुनिया तरक्की कर रही है, ठीक उसी तरह फ्रॉड करने वाले भी अब पीछे नहीं। आए दिन शहरियों के साथ मोबाइल स्कैम के सुनने को मिलती है, तो कभी ऑनलाइन फ्रॉड की खबर आ जाती है। आखिर साइबर दुनिया में आप अपनी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, इसी पर मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रायद अहसन। रायद अहसन ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात भी करेंगे। और हालिया दिनों जो है वो सऊदीया के शहर रियाद में एक सेमिनार भी हुआ है, साइबर समिट, साइबर नेक्स्ट समिट के नाम से, जिसमें उन्होंने शिरकत भी की थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो रायद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रायद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो फ्रॉड्स होते हैं मोबाइल ऐप्स के जरिए, मोबाइल आपका हैक कर लिया जाता है, इसमें मोस्टली जो परमिशंस देने का काम होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हम बिना पढ़े एक्सेप्ट करते जाते हैं और उन्हें परमिशन देते जाते हैं, इसका कितना परसेंट हाथ है? ये परमिशन एक्सेप्शन के हिसाब से आप लोग मतलब हम लोग सभी प्राइवेसी पॉलिसी जो कि लिखी होती है, प्राइवेसी स्टेटमेंट्स के आपने पढ़ के उसको टिक करना होता है, हम बिना देखे कर देते हैं। लेकिन हमने कभी इसको इन डिटेल नहीं पढ़ा क्योंकि वो होती इतनी लंबी, काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ लिखते ऐसे हैं कि जैसे क्लोन करते हैं। क्लोनिंग मतलब जैसे फिशिंग कोई वेबसाइट होती है, फिर ईमेल होती है, उसकी यूआरएल में कुछ मसला होता है, जैसे यूआरएल काफी टाइम सेम टू सेम लगता है, बंदा या फिर कोई भी जो विक्टिम है वो पकड़ नहीं पाता कि ये कौन सा लेटर है। सपोज लोअर केस एल और आई में कोई यूआरएल में ऐसा सिर्फ एक लेटर चेंज किया हो जिसकी वजह से हैकर इज एबल टू गेट इनटू योर सिस्टम्स, तो वो हम लोग उस पर भी प्राइवेसी पॉलिसी टिक कर देते हैं क्योंकि वो क्लोन करता है और इट डजंट मीन एनीथिंग टू द वेबसाइट। वो बस एक शो पीस के हिसाब से रखी होती है और हमें लगता है कि हम एक लेजिटिमेट वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं और मतलब इसको बस टिक कर देते हैं और मूव ऑन कर देते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल आपने सही कहा राइट कि इसे तो हम खैर आईपी एड्रेस के जरिए भी ट्रैक आउट करके इसके फॉलो अप ले सकते हैं, उसके तो बहुत सारे तरीके कार हैं। मुझे ये बताइएगा राइट कि आप इस फील्ड में जिसे हम साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं और आजकल कॉमनर जो है उसे एथिकल हैकर जो है इस नाम से पुकारता है, तो इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ, कैसे ये जर्नी शुरू हुई? अच्छा, तो जर्नी मेरी असल में कोविड के दौरान शुरू हुई थी, द ईयर ऑफ 2020। तो उस वक्त जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था उस वक्त, और लॉकडाउन में पढ़ाई भी ऑनलाइन थी, ई कॉमर्स बहुत बूस्ट हो गया था। तो उस वक्त मैंने ये चीज़ नोट करी थी कि टीचर्स जो थे वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे थे अपने स्टूडेंट्स की तरफ, ना इतना इंगेजिंग कर रहे थे पढ़ाई को। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने पैशन, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गोल ये है और ये पैशन मुझे मतलब यही मेरा करियर में मैंने एक्सेल करना है, तो मैंने मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 तक मैं हसल करता रहता था इसी के पीछे विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम यूटिलाइज करने के बाद मैंने जो अचीव कर चुका हूँ और आप लोग की दुआओं से और सपोर्ट से अचीव कर रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हो रहा है। और इसमें इंटरेस्ट मेरा गेमिंग के जरिए आया था। अच्छा, गेमिंग जो आपको पता है कि जी आजकल आपको पता है वो जो PS4 कंसोल्स आते हैं, तो उसमें एक गेम था वॉच डॉग्स के नाम से। उसमें सब कुछ आपको हैकिंग के बारे में बताते थे कि बंदा चलते फिरते गाड़ियां हैक कर सकता है, मोबाइल फोन हैक कर रहा है, सीसीटीवीज। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ती थी कि ये चीज़ एक्चुअल में होती है या फिर सारे हैकर्स ऐसे ही होते हैं कि अपने बेनिफिट के लिए हैक करते हैं। लेकिन जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एज में पहुंचा हूं तो मुझे अब पता चला है कि हैकर्स की कैटेगरी होती है, जैसे कि आपने मेंशन किया एथिकल हैकर्स, हम लोग वही हैं। हम कंपनीज हमें हायर करती हैं, हम उनको हैक करें, उनकी वल्नरेबिलिटीज बताएं, रिपोर्टिंग दें। तो
अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कभी इंशाल्लाह मेरा कराची आने का हो तो लाइक डेमोस्ट्रेट कर सकता हूँ मैं कि कितनी डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर मुझे जब आएँ तो एक ऐप के जरिए जो है वो आप इसे एक्सप्लेन भी करें। अभी तो आप यूएई में हैं, वहीं मुकीम है और वहीं जो है आपका सारा सिस्टम चल रहा है। मुझे अब इन डिटेल जो है वो आप ये बताइएगा कि जी एक हैकर में, एक एथिकल हैकर में मेजर जो फर्क होता है वो जरा बता दें। मेजर फर्क यही है कि मतलब हैकर्स अपने आप को हिडन रखते हैं और अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं बस, लेकिन जो एथिकल हैकर्स हैं वो पब्लिक में शो होते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को सेल कर सकें, कंपनीज उनको जान सकें इंटरनेशनली, वो फिर अपना स्टार्टअप्स करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं एथिकल हैकर्स को। वो जब हायर होते हैं वो कंपनीज को हैक करते हैं, रिपोर्टिंग बनाते हैं, वल्नरेबिलिटीज बनाते हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उससे और एक एक ज़्यादा ट्रस्ट पैदा होता है कंपनी और हैकर के बीच में। तो इस तरह हैकर भी नोन होता है, कंपनी का भी नाम बूस्ट होता है। ज़बरदस्त। अच्छा राहिद, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और आवाम के लिए भी जो है वो मैं इसे अगर एलेबोरेट करना चाहूँ तो ये आपको एक कंपनी अपने सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हायर करती है, आप उनकी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम में लूप होल्स को ढूंढते हैं और उन लूप होल्स के जरिए उस सिस्टम को हैक करके उन्हें बताते हैं कि ये लूप होल्स हैं, इन्हें आप कवर कर सकते हैं, ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल। और फिर आप उसका सॉल्यूशन भी देते हैं कि इसे कवर कैसे किया जा सकता है? जी, मेरा बिल्कुल यही एम है कि एक ऐसा एक स्टार्टअप हो जिसमें ऑल इन वन हो। आपको ब्लू टीम के साथ, ब्लू टीम मतलब जैसे आपने बताया कि डिफेंसिव, कि आप इसको सिक्योर किस तरह कर सकते हैं, वो भी, और रेड टीम मतलब आप हैक किस तरह कर सकते हैं। मेरा यही एक एम है कि मैं एक ऐसा स्टार्टअप बनाऊं जिसमें ऑल इन वन हो, एक हैकिंग भी करे कंपनी प्लस आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, एक्रीडेशंस दे, सर्टिफिकेशंस दे, ताकि आपके बिजनेस को भी फायदा हो, कंट्री को फायदा हो और जो एजुकेशन है, जो यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी बारे में, उनको भी फायदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है राहिद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जी साइबर अटैक्स का अब हम सुन रहे हैं कि अब दौर वो आ गया है कि जी आपके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, आपके फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर भी जो है वो साइबर अटैक्स होते हैं जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसे डायग्नोस करना, इसका पता लगाना, इसके पीछे जाना, ये एक आप जैसे जो कि आपकी फील्ड है एथिकल हैकर, उन्हीं का काम है और वही इसे बेहतरीन तरीके से कर भी सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसे जो आपने एथिकल हैकिंग जो भी सीखी है और जो सॉल्यूशंस आप लेकर आ रहे हैं, आपने बताया कि आप इस एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें वन यूनिट सॉल्यूशन के तौर पर मौजूद हों। अभी तक की आपकी अचीवमेंट क्या है राहिद? मैं चाहूँगा कि आवाम तक आपकी अचीवमेंट भी पहुँचे। जी, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं 2020 से स्टार्ट किया था लर्निंग फेज में। मैंने सर्टिफिकेशंस ली थी उस वक्त और पर्पल टीमिंग की सर्टिफिकेशन मेरे लिए बहुत फायदेमंद थी। अच्छा। जो कि वही जैसे मैंने आपको बताया, रेड टीमिंग प्लस ब्लू टीमिंग, ये सर्टिफिकेशन यही आपको बंदे को ये पहचान देती है कि वो दोनों चीज़ें एक साथ कर सकता है। और 2022 में जब मैं मूव ऑन हुआ तो मैंने एक फर्स्ट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ब्लैक हैट मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका की, जहाँ पर मैंने स्पीक किया था, ये रियाद में हेल्ड हुई थी। और फिर 2023 में जाइसेक जो कि दुबई में थी, गवर्नमेंट होस्टेड, वहाँ पर भी मैंने डेमोस्ट्रेट किया था कि साउंड के जरिए किस तरह हैक हो सकते हैं सिस्टम्स। और देन I also spoke at CyberNext series in Riyadh and अभी जो रिसेंट मैंने दी है कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, वो Q&A कंपनी से हेल्ड थी दुबई में और गवर्नमेंट होस्टेड थी, जिसमें मैंने ये डेमोस्ट्रेट किया था कि एंड्रॉयड फोन्स जो कि फुली पैच्ड होते हैं, फुली सिक्योर होते हैं, उनको एक हैकर 2 मिनट के अंदर किस तरह हैक कर सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी ऑडियंस कैप्टिवाइज मतलब काफ़ी शॉक हुई थी। और आई वाज आल्सो फीचर्ड ऑन गल्फ न्यूज़ फॉर दिस शॉकिंग हैक। अच्छा राहिद, मुझे ये बताइएगा कि अब आपने जब ये बात कर ही दी है कि ये 2 मिनट के अंदर फ़ोन जो है एंड्रॉयड को हैक किया जा सकता है, मुझे ये बताइए कि क्या इतने इजी गेटवे होते हैं जिसके ज़रिए एक हैकर आपके फ़ोन को इजीली एक्सेस कर सकता है, जिनसे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं बचाने की? इजी गेटवे तो नहीं कह सकते, मतलब जैसे हर एक सिस्टम की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स होती हैं। सपोज मैंने जो हैक किया था उसकी अब जो कंपनी जिसने मोबाइल बनाया है वो अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो यूजर है मोबाइल का उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एसेट्स, अपने डिवाइसेस को सिक्योर रखे। और काफ़ी टाइम्स ये होता है कि इंस्टॉलेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेज ये कर देते हैं ताकि अपना प्रोग्राम चल जाए। गूगल पे लोग काफ़ी टिक मार्क कर देते हैं इसको कि मैंने बस डाउनलोड करना और मेरा काम हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये काफ़ी एप्लीकेशंस जो होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रोजनाइज्ड होते हैं,
कि सामने अच्छे मतलब सामने आपको ऐसा लगता है कि ये लेजिटिमेट प्रोग्राम है, लेकिन पीछे एक मैलिशियस प्रोग्राम कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका पूरे एसेट्स, आपकी कॉन्फिडेंशियल डेटा एक्सेट्रा सब कुछ हैकर के हाथ में आ जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये यूजर जो एंड पॉइंट यूजर है मोबाइल का या फिर किसी भी डिवाइस का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट। इसे डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? कोई इजी वे है जिससे हमें ये पता लगा सकें, एक आम यूजर जो है मेरे जैसा, वो ये पता लगा सके कि जी ये प्रोग्राम जो है ये बैक हैंड के ऊपर मेल फंक्शन हुआ है और फ्रंट हैंड इसका ये चल रहा है? मतलब फर्स्टली तो आपको आजकल गूगल भी इतना इनहेंस हो गया है कि वो डाउनलोडिंग से पहले ही आपको बता देता है कि ये मैलवेयर है या फिर कुछ इसके अंदर एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी वक्त हमें ये पहचान लेना चाहिए कि हम लोगों ने डाउनलोड नहीं करना या फिर कोई ऐसी ट्रस्टेड सोर्स से आप डाउनलोड करें, अनट्रस्टेड सोर्स से नहीं। और सेकेंडली कि जैसा कि पहले मैंने बताया एआई इमर्ज हो रहा है, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी इमर्ज हो रही है और साइबर सिक्योरिटी भी इमर्ज हो रही है उसके साथ, क्योंकि जिस तरह एआई बढ़ रहा है उस तरह वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। और एक हैकर का यही मकसद है कि वो दिन ब दिन सोफिस्टिकेट हो हैकिंग में और जल्दी काम कर सके अपना, क्योंकि हैकर्स इतना टाइम अब वो नहीं चाहते कि हम लोग इतना टाइम ले विक्टिम तक पहुंचने। बिल्कुल ऐसा ही राइट, क्योंकि एंटीवायरस बनाना एक हैकर का काम है, एथिकल हैकर का काम समझ लीजिए एक एंटीवायरस का बनाना है, लेकिन उससे पहले वायरस बना होता है जो कि हैकर बना के आपके सिस्टम में घुस जाता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा क्विक होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शार्प होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच राहिद, आप हमारे साथ थे और बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी है कि जी अपने फोन की और अपनी डिवाइसेस की हिफाजत जो है वो आपने खुद करनी है और जितनी भी चीजें हैं वो आपने खुद ही संभालनी है। तो बस जाते जाते कोई टिप जो है अगर आप देना चाहें तो हमारे यूजर्स को, मोबाइल यूजर या डिवाइस यूजर्स को, तो जरूर बताइएगा। मोबाइल यूजर्स, जितने भी जो टेक्नोलॉजी यूजर्स हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि आप साइबर सिक्योरिटी से अपडेटेड रहें ज़रूर, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और जो किसी भी टाइप की सिक्योरिटी आप एसेट्स को संभालना चाहते हैं, वो आपकी फैमिलीज प्राइवेसी, आपकी कंपनी की रेपुटेशन को भी इफेक्ट कर सकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच राहिद, आप हमारे साथ थे। राहिद एहसन, बहुत ही जबरदस्त आपने जो है हमें सारी चीजें बताई, थैंक यू सो मच। अब नाजरीन जान लेते हैं कि सितारे क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये सितारे और क्या है इनका अहवाल, और 12 बुर्जों में से किस किस की क्या है चाल, क्या होने जा रहा है और किस बात का है अंदेशा, मुल्क की सियासी सूरत हाल में उतार चढ़ाव और सर्द जंग के दौरान किसके सितारे उरूज पर और किसके जवाल पजीर होंगे। वक्त है आप सबके पसंदीदा सेगमेंट बोल्ड प्रेडिक्शन का, और आज हमारे साथ इसी सिलसिले में डिटेल में बात करने के लिए अजीम जाफरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाफरी साहब, काफी अरसा हुआ आपको अपने स्टूडियो में मेहमान किए हुए, तो बस जल्दी जल्दी जो है वो कराची तशरीफ लाइए ताकि आपसे दू बदू जो है वो गुफ्तगू हो सके। जल्दी आमद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सर अब जरा ये बताइएगा, हाँ आजकल आपके वास्तु के ऊपर जो है वो एक नेटफ्लिक्स के ऊपर नई सीरीज भी आ गई है जिसके अंदर वो जिमी शेरगिल जो है वो बड़े आला किरदार में नजर आ रहे हैं। तो ये वास्तु की जितनी भी बातें आपने बताई हैं वो उसके अंदर फॉलो होते हुए भी हमें दिख रहा है। कहने का मकसद ये है कि जी हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोस मुल्क के अंदर तो वास्तु को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, वो तो खाना खाने भी वास्तु को देख के जाते हैं और उनके घर में तो दरवाजे खिड़कियां भी वास्तु को देख के बनती हैं। हमारे यहाँ ये सारा कल्चर जो है वो इतना इजीली लिया नहीं जाता। हम सितारों को, सैयारों को, सैटर्न क्या कह रहा है, वीनस क्या कह रहा है, किस फेवर में, हम इस चीज को मानते नहीं है, जानते नहीं है। इसकी क्या कोई खास वजह? हम अब नहीं, वजह बड़ी सिंपल सी है। अभी हमें इसी में उलझाया हुआ है ना, आटा नहीं मिल रहा, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, महंगाई, पेट्रोल। आप इससे निकलेंगे तो इल्म की तरफ जाएंगे ना। वो लोग इससे निकल गए, वो आगे इल्म की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये तो खैर वो तो जमाने कदीम से जो है वो चलते आ रहे हैं, क्योंकि हमने अब इस चीज को एक इल्म के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन है, एक नॉलेज है और करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ, वो चाहे तो कुछ भी हो जाए और वो चाहे तो कुछ भी ना हो। ये हमारा कुल ईमान है और ये एक इल्म है, इसकी एक्सेप्टेंस है जी। मैं टीवी पे 2004 से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ जी। मैंने काफी रिसर्च की उस पर। अक्सर क्लाइंट मेरे होते थे कि नहीं आपने जैसा कहा वैसा नहीं हुआ। होता ही है, मैं क्यों कहूंगा मैं 100% ठीक हूँ। हाँ जी। तो मैं फिर उसमें रिसर्च पे गया कि इसका वजह क्या है, कि जब एक प्लेनेट आया, मैं इनको कह रहा हूँ जी आपका ये सैटर्न आ रहा है, आप देखिएगा आपका ठीक हो जाएगा, वो वैसे के वैसे ही है।
उसके बाद फिर जब मैंने ये रिसर्च की ना वास्तु पे, वहां फॉल्ट निकलता है। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आप जहां जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, जो भी, वहां अगर फॉल्ट है, वो स्टार्स आएंगे, आप कहेंगे ओहो जुपिटर आ रहा है 13 साल बाद मेरी जिंदगी में, अब तो मेरी शादी होने वाली है, या मेरा ये इमिग्रेशन का होने वाला है, वो आया 1 साल रहा चला गया। क्योंकि वो जो एक फॉल्ट है ना घर का, ठीक है, वो ठीक नहीं होगा। तो जब तक वो जुपिटर, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, आई माइट बी रॉन्ग, वो मैंने देखा वो ठीक करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। मतलब माइनस माइनस प्लस होता है जी। आपने एक माइनस तो ढूंढ लिया, दूसरा माइनस आपको मिल नहीं रहा, तो फिर प्लस रिजल्ट आपके पास आएंगे नहीं। अच्छा सर, अब जान लेते कुछ हॉरोस्कोप के बारे में। हमारा सियासी माहौल जो है वो बहुत ही गर्मा गर्मी में जो है वो आ गया है और बड़ी हलचल हो रही है। 21 तारीख को जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो वतन वापस आ रहे हैं। तो जरा उनके सितारे और उनके सैयारे को अगर हम देखें तो जरा बता सकते हैं आपके इस वक्त उनके, अगर आपके पास पूरी उनकी डिटेल मौजूद है, डेफिनेटली होगी आपके पास, तो क्या कौन सा सैयारा एंटर हो रहा है? पहले तो ये दुआ है कि 21 तारीख को वो आ जाएं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पोस्टपोन कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन अभी अच्छी नहीं है नेक्स्ट 45 डेज। अच्छा, तकरीबन आप कह लें 17-18 नवंबर तक प्लानिटरी पोजीशन बहुत खराब है। अच्छा, तो अगर कोई मुझसे, जैसे आप हैं, आप अगर मुझसे पूछते हैं कि आजिम भाई मैं आ जाऊं, तो मैं तो कहता खुदा के वास्ते ना आए भाई, ठीक है ना। तो मेरा मशवरा तो खैर कोई मुझसे मांग ही नहीं रहा, मैं वैसे कह रहा हूं कि नहीं आना चाहिए जब तक कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है ना। आप जिस काम में भी हिस्सा लेंगे उसका अल्टीमेटली रिजल्ट आपको 0 ही मिलेगा, बल्कि माइनस में मिलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये सोच लें कि 17-18 नवंबर तक कोई नया काम, कोई और अहम काम कोई भी है, बड़ा डेंजरस है, ठीक है ना। पोजीशन बहुत डेंजरस है, उथल पुथल, धमाके, ट्रेन हादसा अल्लाह ना करे, हवाई हादसा, ठीक है, बिजली से गिरना, अमवात, बहुत, मतलब कहने को जितना कहा जाए ना सब कम है, समझ ले आप, ये समझ ले वर्स्ट पोजीशंस इस वक्त चल रही हैं। और ये अभी ये नहीं कि 17 नवंबर 18 नवंबर उसके बाद चेंज होगी, मगर थोड़ी सी इस वाली से बेहतर होंगी वो, मगर ये वाली जो स्टार्ट हो गई है 18 नवंबर तक, मैं कहूंगा भाई बहुत वर्स्ट है, तूफानी कहीं। अच्छा, ये मैं ये नहीं बात कर रहा कि हमारे मुल्क की, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो प्लैनेटरी पोजीशन है ना, तो ये तो प्लैनेट तो आपको जाहिर सी बात है कुल कायनात में ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अच्छा, ये एक चीज और जाफरी साहब ऐड कर दीजिएगा इसी में, जब आपने ये 18 नवंबर की जो तारीख आपने दी, 18-19 की जो वेरी करते हुए बताया आपने, तो इसके बाद आपको लग रहा है डॉलर तो देखिए कम होने शुरू हो गया है, बतदरीज इस वक्त कमी आ रही है उसके अंदर, और रुपए की जो वैल्यू है वो बड़ी स्टेबल होती जा रही है। तो क्या महंगाई कम होते हुए नजर आ रही है आपको? कोई इकोनॉमिकली हालात बेहतर लग रहे हैं? नहीं, ये जो है ना, ये जहां तक मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा 4 नवंबर तक ये कम हो सकता है, उसके बाद फिर ये कंट्रोल में दोबारा फिर वापस अपनी उस पर डगर पे आ जाएगा, ठीक है, सही। अच्छा, वापस जी वापस ऊपर आएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। मगर मैं ये बता दूं भाई, ये तो बड़ी खतरनाक बात कर दी आपने जाफरी साहब। कर रहे हैं ना जी, हमारे जो इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको बहुत मिलेंगे, और हो सकता है इसी दौरान जो ये 45 डेज कह रहा हूं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाला जा सकता है अनएक्सपेक्टेडली। अच्छा। आप कहेंगे हैं इस बंदे पे भी हाथ डाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त जुडिशरी का सितारा और फौज का सितारा मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि जिसमें वो कहेंगे बस भाई बहुत हो गई अब। तो ये कह सकते हैं कि इसमें इस खराब हालत में वो भी रगड़े जाएं जिन्होंने सारी जिंदगी ऐश किया, वो कहें आ जाए भाई कटहरे में खड़े हो जाएं, जज साहब कहेंगे अब। सही जी। बैठ सितारों की जहां तक आपने बात की है, इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन की आपने टोटलिटी में बात की, तो अगर हम खुसूसी तौर पर सितारों की बात करें, जैसे कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, ये सारे हो गए, ये तो 12 के 12 बुर्ज जो मौजूद हैं आपके पास, इनमें किसकी फेवर में जा रहे हैं ये और किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? कुछ जरा ओवरऑल अगर एक आप बता दें डिटेल। देखें, अगर ये देखा जाए तो इस वक्त एरीज के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, उनकी मैरिटल लाइफ के लिए, ठीक है, और पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए। टॉरस के लिए ठीक होगा, जेमिनाई के लिए ठीक होगा, ठीक है, कैंसेरियन वालों के लिए, उनके लिए थोड़ा सा सही नहीं होगा, उनको अपनी हेल्थ और अपने घर वालों की में से किसी की एक हेल्थ और मकान या जमीन के मामलात में नुकसान हो सकता है। अच्छा, ठीक है। लियो वालों के लिए ठीक होगा। विर्गो वालों के लिए बहुत अननेसेसरी है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एकदम सामने आ जाना, ठीक है ना, वो हो सकता है। लिब्रा वालों के लिए थोड़ा सा डेंजरस है। उसके बाद स्कॉर्पियो वालों के लिए डेंजरस हो सकता है।
फिर सेगिटेरियस के लिए थोड़ा सा मिला जुला होगा, आधे काम हो रहे हैं आधे नहीं हो रहे। फिर उसके बाद कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अच्छा है, मगर उनको एक काम उनका बनेगा बड़ा जोर लगा के, मतलब ऐसे इजीली नहीं बनेगा। एक्वेरियस वालों के लिए ठीक है, और पाइसेस वालों के लिए थोड़ा सा उनकी हेल्थ इश्यूज या अगर वो ड्राइव कर रहे हैं जहां उनको हादसे ना हो सके खुदा ना करे, ठीक है, उसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। ये 45 डेज मतलब अब से लेके 18 नवंबर तक, 18 नवंबर तक जो है ये आपने बताया कि जी 2 ग्रहण भी आ रहे हैं ना, एक 14 को ग्रहण भी सूरज ग्रहण आ रहे हैं, 18 उसको 28 को शायद चांद ग्रहण आ रहा है। जी जी, तो 28 अक्टूबर में ये 2 ग्रहण भी लग रहे हैं। 28 को चांद ग्रहण आ रहा है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, वर्ल्ड कप भी आ गया है सर, पाकिस्तान की टीम भी पहुंच गई है, हर बंदा जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर प्रेडिक्ट करता चल रहा है कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 18-19 नवंबर तक की आपने तारीख दे दी है, तो ये तो वर्ल्ड कप का फिनाले जो है वो इसी ग्रहण के अंदर जो है वो आप बता रहे हैं कि हो जाएगा। हाँ, वो तो वैसे ही पहले भी कहा था मैंने, वीक चल रहा है हमारी टीम का, कहा वो आप देखने के बेकार है। अच्छा चले, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। नहीं तो प्रैक्टिस तो हो रही है, अभी 9 मैचेस तो हम वैसे ही खेल रहे हैं, और इंशाल्लाह 3 और भी खेलेंगे, बल्कि 2 और खेलेंगे, एक सेमीफाइनल खेलेंगे और एक फाइनल खेलेंगे, फिर फाइनल हम जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। ये तो हमारी दिल से दुआ हो गई, तमन्ना हो गई, एहसास हो गया। अब सितारे क्या कह रहे हैं ये भी बता दे। सितारे मैंने अर्ज किया ना वीक हैं। हाँ, तो वीक किसके इंडिविजुअली आपने चेक किया है कि बाबर आजम हमारे कप्तान हैं, उनके वाइस कप्तान शादाब है। मैंने सबका चेक किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ज्यादा कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ भी है, टीम तो हमारी है ना। मैंने टीम तो हमारी है, लेकिन उसका असेसमेंट भी तो हम ही ने करना है। मगर एक ढके छुपे अल्फाज में कह दिया जाता है कि वीक है, तो बड़ा समझ है इशारा। बस तो फिर अल्लाह ही खैर करेगा। हमने वो गाना वैसे लाइनअप करवा लिया है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हाँ, वैसे ये बात सही है। तो वो अक्सर वो घरों में जो बच्चे नहीं पढ़ते वो भी कहते हैं तुम पास हो या फेल हो हमें तुमसे प्यार है। नहीं, उधर एक पड़ती है। हाँ, ये चीज जब खत्म करेंगे ना, तब आप मैच जीत कर आएंगे। नहीं, मैच हारोगे तो ये और जीतोगे तो बैटल है भाई। टीम हमारी अच्छी है, अवाम का पैसा बर्बाद करके आ जाओ करोड़ों रुपए और हमें तुमसे प्यार है, ये फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। नहीं, देखें जाफरी साहब, टीम हमारी बहुत अच्छी है, नजर लग जाती है। अब देखें नसीम शाह को लग गई उर्वशी रुटेला की नजर। हाँ, ये बात है, नजर लग जाती है। नजर लग जाती है, तो नजर से कैसे बचा जाए? सदका दे, सदका रद्दे बला है भाई जी। मैंने कहा सदका दिया करे, वो बताए ना, वही तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि किस तरीके से किया जाए। क्योंकि देखे इंडिया जिस नगरी में इस वक्त बैठी हुई है हमारी टीम, वहां पर 140 करोड़ लोगों में से समझ लीजिए कि करीब 139 करोड़ 99,999 जो है वो इसी ताक में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस टीम को जो है वो साइड लाइन किया जाए। तो ये नजर से बचने का कोई तरीका सदका जो आप बता रहे हैं, किस किस्म का? मैं आपको बता दूं, एक टिप दे देता हूं जी। कोई भी स्पोर्ट्समैन है, कोई भी खिलाड़ी है, ठीक है, वो अपनी फिटनेस के लिए ना मंगल के रोज एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग वो गोश्त का सदका जरूर डाला करे। अच्छा। अब उसमें बकरे का गोश्त है, गाय का है, मुर्गी का है, कलेजी है, वो मंगल के रोज जरूर डाला करे। जो भी मैं कहूंगा नौजवान हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, जो भी खिलाड़ी है मेल फीमेल, वो मंगल की सुबह उठ के जरूर डाला करे ये मंगल का सदका गोश्त का। अच्छा, ये आपने बता दिया है जी कि गोश्त का सदका देना है। वो जो लोग पैसे बचाने के लिए छीछड़े उड़ा देते हैं वो नहीं करने? नहीं, वो नहीं करना। हाँ, गोश्त, प्रॉपर गोश्त का खिचड़े वाला नहीं करना। खिचड़े व्हाइट होते हैं, ये आपने कलेजी, मैरून, रेड। जी, मतलब रेड मीट की तरफ आपने जाना है। फिटनेस, फिर आप देखिएगा फिटनेस कहाँ पहुंचती है आपकी। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज जाते रहते जाफरी साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये सदका जो है ये किसी इंसान को देना है, किसी जरूरतमंद को, भूखे को, या ये फिर जो है परिंदों को देना है? देखें, सबसे पहली ऑप्शन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा यार किसी आजकल किसी जरूरतमंद को दे दो, ठीक है, वो खाना पका सकते हैं। पीसीआर से हमारे वीएमडी कह रहे हैं मुझे देना है बकरे का। हाँ, बकरे का अगर है, और अगर आप सपोज नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो भाई मुर्गी, उसकी भी एक कलेजी इतनी सी होती है, पोटा कलेजी, आप वो सदका करके डाल दें। सही। अल्लाह ताला ने नियत देखनी है, उसकी क्वांटिटी नहीं देखनी। बेशक ऐसा ही है जाफरी साहब, और अल्लाह ताला ने नियत देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। जो जाता है अल्लाह ताला के पास वो आपका जाता है मकसद, वो कोई चीज, कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल चीज नहीं जाती। आप हमारे साथ थे अजीम जाफरी साहब, जब भी आप आए हैं माशाल्लाह से आपने बहुत ही जबरदस्त डिटेल्ड बातें की हैं, और ऐसी बातें की हैं जो कि
नॉलेजेबली चैलेंज नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि आप इस पर उबूर रखते हैं माशाल्लाह से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल जो है वो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।